अगर आप हमारे चैनल द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर कंटेंट बना सकते हैं और नए आइडियाज आप तक पहुंचा सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प और मनोरंजन वाला कंटेंट लाकर उसे आपके साथ साझा कर सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए हमारी यात्रा में हमारे साथ बने रहे। एपिसोड 1 अवेकनिंग सेरेमनी। ल्यूटीन 20 साल 3024 इंसानों ने नए प्लेनेट पर रहना शुरू कर दिया है। ये प्लेनेट पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष दूर है। इस दुनिया में सभी व्यक्ति के पास सोल स्पिरिट रहती है। जिसके पास सोल स्पिरिट नहीं होती है उनके कबीले में जगह नहीं होती है। जब इंसान इस दुनिया में पहली बार आए थे तब उनका स्वागत सही से नहीं हुआ था। उनका स्पेसशिप बुरी तरह से टूट गया था। उनमें से कुछ की मौत तक हो गई थी। जैसे ही इंसानों ने इस ग्रह पर कदम रखा वैसे ही उन पर यहाँ के जानवरों ने हमला कर दिया। हमला होने से कुछ समय बाद इस दुनिया के असली ताकतवर वो ने इंसानों की मदद की, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी कि वह यहाँ के पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उनके इलाके में घुसपैठ नहीं करेंगे। इंसानों को इतना तो समझ आ चुका था कि वह इसी बात के लिए इस नई दुनिया में आए थे। पृथ्वी की हालत अभी जो है वह इंसानों के चक्कर में हुई है। उन्होंने पृथ्वी के पर्यावरण को पूरा बर्बाद कर दिया था और नए ग्रह में आवास के लिए निकल पड़े थे। इन शर्तों के बाद उन्होंने इंसानों को इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए मदद की और सोल स्पिरिट की शक्तियों को जागृत करना सिखाया। उनमें से एक एलियन जिसका नाम सेलियो था वो बोला, इस दुनिया में हमारे जैसे लोगों के पास सोल स्पिरिट होती है। हालांकि यह आप इंसानों के सोल स्पिरिट से अलग हो सकती है क्योंकि आप यहां दूसरी दुनिया से आए हैं, लेकिन आपके तत्व हमारे तत्व जैसे हो सकते हैं। सोल स्पिरिट में कई होते हैं जैसे जल, वायु, अग्नि, बिजली, पृथ्वी और जंगल। इन तत्व को शुरुआती तत्व बोला जाता है। इसके बाद आते हैं जैसे रोशनी, अंधेरा, छाया, संबंध, स्पेस, जहर, श्राप। ये तत्व शुरुआती से ऊपर होते हैं, इन्हें सेकेंडरी एलिमेंट बोला जाता है। इसके बाद आखिरी और सबसे कम मिलने वाले तत्व जैसे समय, साउंड, शैतान, चुंबकीय शक्ति, इन्हें एडवांस एलिमेंट बोला जाता है। एडवांस एलिमेंट मुश्किल से हमारे पूर्वज में इतने ही दिखे, शायद और भी हो सकते हैं। इसके बाद वो ने इंसानों को खुद को मजबूत करने के तरीके सिखाए और जानवरों से लड़ना भी सिखाया। इंसान यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह समझदार जीव हमारी भाषा कैसे जानते हैं। फिर उसके बाद इन जीवों ने इंसानों के लिए एक सोल टॉवर बनाया और लोगों की सिखाया कि कैसे इसको बना सकते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक एक करके सभी लोगों को उस टॉवर पर उनकी सोल स्पिरिट जागृत करवाई। उनमें से बहुत से सोल स्पिरिट जागृत हुई, जिनमें से एक फीनिक्स अग्नि तत्व, ड्रैगन वायु तत्व, काला कछुआ जल तत्व, सफेद बाघ बिजली तत्व, ब्लैक हाउंड अंधेरा तत्व। ऐसे करते करते बहुत से सोल स्पिरिट सामने आए, लेकिन इनको स्पिरिट्स को स्तर के हिसाब से रखने में समय लग गया। अब सबसे उच्च रैंक में ब्लैक टर्टल, फीनिक्स, नीला ड्रैगन, ब्लैक ड्रैगन, पेगासस और ब्लैक हाउंड को रखा गया। वक्त के साथ साथ और सोल स्पिरिट सामने आए, पिछले वालों से कमजोर या ताकतवर। इंसानों की आबादी भी ल्यूटीन पर बढ़ने लग गई, इतनी कि इस दुनिया के पुराने जीवों से भी ज्यादा। लेकिन तब भी इंसानों ने उन जीवों को नहीं सताया क्योंकि उन्होंने ही उनको बचाया था शुरुआत में। अब सोल स्पिरिट का बड़ी भी 10 श्रेणी बन चुकी थी। इनमें अभी भी उच्च रैंक वाले सोल स्पिरिट अभी भी ऊपर थे, वह रैंक 10 पर आते हैं। वक्त बढ़ता गया तो उन दूसरे जीवों की आबादी भी कम होने लग गई। उनके अंश को आगे बढ़ाने के लिए इंसानों में उनके साथ रिश्ता रखना चालू कर दिया और दोनों तरफ विवाह होने लग गए, लेकिन तब भी उन जीवों को बचाया नहीं जा सका और फिर से इस दुनिया पर इंसानों का राज हो गया। इंसानों ने फिर से पुरानी गलती नहीं की, उन्होंने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की। पृथ्वी ग्रह पर पहुंचना मुश्किल है तो इस दुनिया में वही गलती नहीं कर सकते। उन जीवों को शूरा नाम दिया गया, वह अब इस दुनिया से खत्म हो चुके थे, लेकिन उनके बच्चे जो इंसान जैसे ही थे, अब उनका ध्यान इन लोगों को रखना है। अब इस दुनिया में बहुत से लोगों के पास सोल स्पिरिट थी, जिनके पास नहीं थी वही या तो साधारण जीवन जी रहे थे या फिर मार दिए गए। सबसे नीचे स्तर के सोल स्पिरिट वालों का कबीले से निकाल दिया जाता है। नीचे स्तर में 3 स्तर तक रखा गया। इस घटना के 40 साल बाद ल्यूटीन प्लेनेट पर इंसानों की आबादी हर हिस्से में फैल गई। सबकी सोल स्पिरिट अलग है तो सभी ने अपनी हिसाब से अलग जगह पर रहने लगे। साल 3105 शहर शौर्य। नए बच्चों का झुंड अपने सोल स्पिरिट को जगाने के लिए लाइन में लगे हुए थे। दूसरी तरफ बुजुर्ग लोग शर्त लगा रहे थे कि किन कबीलों के पास ज्यादा टैलेंट है। यहाँ दूसरे छोटे कब बड़े ही ले भी थे, जो बचे हुए बच्चे जिनको कोई बड़ा कबीला नहीं लेता उनको ये लेते थे।
सभी बच्चों, आपका सोल स्पिरिट जागृत अभियान में स्वागत है। जिनका नाम लिया जाएगा वह ऊपर आएंगे और अपनी सोल स्पिरिट जागृत करेंगे। सभी बच्चे वैसे ही करते हैं। सोल स्पिरिट जागृत करने की कोई उम्र नहीं है, लेकिन स्तर बढ़ने और उम्र होने से इसका फायदा उतना नहीं होता है। दूर खड़ा एक लड़का जिसका नाम रशीद था अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसके बगल में उसका चचेरा भाई रोहित खड़ा था। राशिद, कोई सही स्तर की सोल स्पिरिट जागृत करना, नहीं तो कबीले से निकाल दिए जाओगे, रोहित ने कहा। भाई रोहित, इसमें क्या बड़ी बात है, राशिद ने मजाक में टाल दिया। तुम्हें यह मजाक लगता है? अगर तुमने निचले स्तर की सोल स्पिरिट जागृत की तो तुम्हें कबीले से निकाल दिया जाएगा, एक सुंदर सी लड़की ने बोला जिसका नाम प्रिया था। प्रिया राशिद की बचपन की दोस्त और होने वाली मंगेतर थी। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, किसी कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 2 अवेकनिंग ऑफ सोल स्पिरिट। बात करते हुए राशिद के चचेरे भाई रोहित का नाम पुकारा जाता है और नर्वस होकर रोहित ऊपर टावर के पास जाता है। वहां उस बुजुर्ग को प्रणाम करता है। सोल स्पिरिट जागृत करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा और यहां बैठकर तुम्हें उस सोल स्पिरिट को अपने अंदर ढूंढना होगा। घबराना मत, इसमें तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उस बुजुर्ग ने जैसे कहा वैसे ही रोहित ने किया। अपने मन को शांत करके एकाग्र किया और अपने अंदर सोल स्पिरिट को ढूंढना शुरू किया। 1 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। फिर तभी आसपास एक रोशनी दिखाई दी और रोहित के पीछे एक स्पिरिट की आकृति दिखाई देने लगी। उस आकृति ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया और आसपास हवा के झोंके चलने लगे। धीरे धीरे उस आकृति ने अपना रूप लेना शुरू कर दिया और एक बड़े से बाज का रूप ले लिया। उसके बाद बिजली चमकने लगी। फिर उस बाज ने चिन्हाड़ा का रोहित शौर्य स्तर 8 का आ सोल स्पिरिट, थंडरबर्ड तत्व, हवा और बिजली। आसपास सभी लोग चौंक गए क्योंकि यह अभी तक जागृत किए गए सभी सोल स्पिरिट में सबसे ऊंचा स्तर था। शौर्य कबीला फिर से अपना घोष दिखा सकता है। दूसरे कबीले वाले जलने लग गए। फिर रोहित के बाद रशीद की मंगेतर प्रिया का नाम पुकारा और वह टावर के ऊपर चली गई और अपनी सोल स्पिरिट जागृत करने लगी। कुछ देर बाद आसपास ठंड बढ़ने लगी और एक आकृति प्रिया के पीछे दिखाई दी, जो बाद में एक पंछी जैसा बन गया था। दोबारा से आग, बिजली, वायु, पत्थर और बैलें दिखाई देने लगी। फिर वह पंछी एक मधुर सी धुन में गुनगुनाने लगी। वह बुजुर्ग आश्चर्य में था। थोड़ी देर बाद उसने बोला, प्रिया, रविंद्र स्तर 9 की सोल स्पिरिट, 5 तत्व वाली पंछी। तत्व, 5 शुरुआती तत्व। सभी लोगों ने रविंद्र कबीले को बधाई दी। उसके बाद रविंद्र कबीले के मुखिया साहिल रविंद्र ने अपने बालों पर हाथ फेरा। फिर खुश बड़ी ई से शौर्य कबीले की ओर देखते हुए बोले, बधाई हो, मेरी पोती आपके कबीले में बहू बनकर जा रही है। ये सुनकर दूसरे कबीले वाले जल रहे थे कि क्यों उन्होंने प्रिया की शादी का प्रस्ताव नहीं दिया था। इस समारोह का आखिरी व्यक्ति राशिद शौर्य, कृपया मंच पर आए। इतना सुनने के बाद राशिद टावर पर चला गया और अपनी सोल स्पिरिट जागृत करने के लिए बैठ गया। काफी टाइम हो गया लेकिन वहां कुछ भी नहीं हुआ। तभी अचानक से मौसम बिगड़ने लग गया और आसपास सभी शुरुआती तत्व और सेकेंडरी तत्व दिखाई देने लगे। फिर एडवांस तत्व। आसपास सभी लोग शोक से मुंह खोले बैठे थे। ये लेजेंडरी सोल स्पिरिट तो नहीं, लेकिन इतने सारे तत्व, बोल दो ये झूठ है। सभी लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। वही राशिद अपने मन में एक बड़े से फन फैलाए हुए सांप को देख रहा था और सांप कुछ बोल रहा था, मैं स्तर 10 से ऊपर की सोल स्पिरिट हूँ, मैं एक नागा स्पिरिट हूँ। तुम्हारे ऊपर खतरा आ सकता है, इसलिए मैं खुद को निचला स्तर दिखाऊंगा और तुम जंगल में नागा आश्रम चले जाना, वहां तुम्हें सब पता चल जाएगा। राशिद को कुछ समझ भी आया, लेकिन तब भी उसने बात मान ली और अपने सोल स्पिरिट को सामने लाया, जिसको देखकर सभी हंसने लग गए। राशिद शौर्य, निचले स्तर की सोल स्पिरिट, पारदर्शी नाग तत्व, जहर। क्या निचले स्तर का सोल स्पिरिट? क्या इस सांप ने मुझसे झूठ बोला? राशिद ने अपने मन में सोचा। तभी सामने घोषणा हुई, राशिद शौर्य ने निचले स्तर की सोल स्पिरिट जागृत की है। नियम के अनुसार राशिद अब किसी भी कबीले में नहीं रह सकता है। इतना सुनकर रोहित मन में खुश था, वही प्रिया दुखी थी। अपने प्यार को इस तरह हारते हुए देख रही थी। राशिद ने अपना सिर झुका लिया और शांत रहा। तभी शौर्य कबीले के मुखिया राशिद के दादाजी गुस्से में बोले, नालायक, तूने इस दिन के लिए हमारे सारे रिसोर्स खर्च करवाए, चले जा अभी यहाँ से। राशिद फिर अपने माता पिता की ओर देखने लग गया। उन्होंने अपना मुंह ही दूसरी तरफ घुमा दिया। दूसरी तरफ प्रिया राशिद के लिए दुखी थी कि अब उसकी शादी राशिद से नहीं हो सकती। राशिद के दादा ने एक सिक ओ की पोटली राशिद की और फैन की और कहा,
क्योंकि तू मेरा पोता है इसलिए कुछ पैसे दे रहा हूँ, इन्हें लेकर अपनी आगे की जिंदगी गुजार, आज से तेरे और शौर्य कबीले से रिश्ता खत्म। राशिद के दादाजी ने वहां से चले गए और एक सुनसान जगह जाकर रोने लगते हैं। बेटा राशिद, अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता क्योंकि तुम मेरे खून नहीं हो और तुम्हारे ऊपर मरने का खतरा है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। राशिद दुखी मन से वहां से चला गया और जाते वक्त उसने एक कागज देखा, उसमें वही सब लिखा था जो दादाजी कोने में जाकर रोते हुए बोल रहे थे। मेरे ऊपर मौत का खतरा है। राशिद सतर्क हो गया और उसने सोचा कि मुझे कौन मारना चाहेगा। पास के एक होटल में जाकर खाना खाने के लिए राशिद घुसा, फिर कुछ खाने के बाद बाहर निकल गया। राशिद हर कदम सोच समझ कर रख रहा था और किसी की नज़र में आए बिना चुपचाप आगे बढ़ रहा था। आसपास के लोगों की नज़रों में तरस भी था और कुछ लोगों के मन खुशी थी। सड़क पर चलते हुए सोच रहा था, कौन मुझे मारना चाहता है, कहीं मेरे चाचा तो नहीं, क्योंकि मुझे देखते ही उनकी आंखें नफरत से मेरी तरफ होती है। आगे चलते हुए जंगल का रास्ता आ रहा था और लोग कम होते जा रहे थे। चलते हुए उसको सब कुछ सुनसान लगता है, तभी उसको कुछ कदमों की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ही पीछे से आ रही थी। तभी राशिद रुक गया तो आवाज भी बंद हो गई। राशिद फिर से चलने लग गया तो फिर से कदमों की आवाज आने लग गई। राशिद चिल्लाया, कौन है यहाँ और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 3 फाइट विद ओन ग्रुप मेंबर्स। राशिद के चिल्लाने के बाद कुछ लोग सामने आते हैं। सबने अपना मुंह ढका हुआ था। सभी ने काले कपड़े पहने हुए थे, ये तक कि उनके हाथों में भी दस्ताने थे। राशिद ने फिर से पूछा, कौन है आप लोग और मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? ये सुनकर वह नकाबपोश कुछ नहीं बोलते, बस राशिद को देखते रहते हैं। शायद उनका काम राशिद को मारना नहीं था। तभी पीछे से किसी की हंसती हुई आवाज आती है, ये हम लोगों के कहने पर तुम्हारा पीछा कर रहे थे। झाड़ियों से बाहर दो लोग आते हुए दिखाई देते हैं। राशिद दोनों को पहचानता था, यह उसके चाचा और चचेरा भाई थे। तुमने क्या सोचा कि तुम चुपके से बाहर निकल जाओगे? विजय ने बोला। तो यह आप है चाचा जी, राशिद ने बोला। इस लड़के को यही मार दो और इसकी लाश को जानवरों को डाल दो और बाकी सबूत मिटा दो, विजय ने सैनिकों से कहा। रुकिए पिताजी, ये रोही तथा मुझे इससे अपना पुराना बदला लेना है कि इसने मुझसे प्रिया को छीना। आज मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मौत के बाद भी नहीं भूले, फिर इसके बाद प्रिया मेरी हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, ये सुनकर राशिद को गुस्सा आ जाता है। रोहित, मैंने तुम्हें हमेशा अपना भाई समझा है, लेकिन तुमने प्रिया के लिए मुझे मारने की कोशिश की। राशिद बोला, तुम्हारे मरने की खबर सुनने के बाद मैं अपनी शादी का ऑफर उन्हें दूंगा और प्रिया के सुहागरात मनाऊंगा। खड़े क्यों हो, मुझसे सामना करो। अरे तुम तो मेरा सामना नहीं कर सकते, तुम्हारे पास तो निचले स्तर की सोल स्पिरिट है। हाँ हाँ हाँ, तभी राशिद के दिमाग में उसकी सोल स्पिरिट बोली, अब तुम्हें अपनी शक्तियों को छुपाने की जरूरत नहीं है, दिखाओ इसको कि तुम कौन हो और तुम्हारी सोल स्पिरिट क्या है। फिर दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। राशिद ने पहले खुद को साधारण दिखाया, फिर अचानक उसने अपनी सोल स्पिरिट जागृत की। नागा स्पिरिट फायर बर्स्ट। फिर राशिद ने एक बड़ा सा आग का गोला रोहित के ऊपर फेंक दिया। विजय हैरान होकर देखने लग गया, ये तो लेवल 2 की स्किल है और अग्नि तत्व है। दूसरे काले कपड़े वाले लोग बड़ी ही हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने अपने आंखों से देखा था कि राशिद ने सिर्फ जहर तत्व जागृत किया था, तो अग्नि तत्व कहां से आया उसके पास। तभी उन काले नकाबपोश में से किसी ने जल तत्व का आवाहन करके वाटर स्प्लैश नाम की स्किल इस्तेमाल की और राशिद को भीगा दिया। तभी कहीं से एक लड़की की आवाज आई, राशिद को जाने दो। उसके तुरंत बाद नकाबपोशों पर बिजली तत्व की शक्ति आ गिरी, लाइटनिंग स्ट्राइक। इस बार प्रिया भी हैरान रह गई जब उसने देखा कि यह तत्व और किसी ने नहीं बल्कि राशिद ने की थी। राशिद, तुम्हारे पास बिजली तत्व? प्रिया ने फिर से हैरान होकर पूछा। प्रिया, तुम मेरे और मेरे चाचा के बीच में मत पड़ो, राशिद ने कहा। हालांकि प्रिया राशिद की मदद दोस्त के हिसाब से नहीं करने आई थी, बल्कि वह सच में राशिद से प्यार करती थी। वह फिर बोली, मैं तुमसे अपने सच में प्यार करती थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई थी। मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकती, मेरे कबीले में तुम आ जाओ। ये सुनकर रोहित को जलन होने लगी, क्योंकि वह प्रिया को बस पाना चाहता था। उसने मन में सोचा कि प्रिया मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती। फिर उसने प्रिया के ऊपर विंड कटर नाम की स्किल कास्ट कर दी, लेकिन वह प्रिया को चोट पहुंचाता। तभी राशिद सामने आ गया। राशिद की अभिव्यक्ति पूरी बदल गई थी, क्योंकि वह अपने नियंत्रण में नहीं था। उसने एक स्किल कास्ट कर दी जो शायद उसके सोल स्पिरिट ने की थी।
डार्क स्किल डार्कनेस ऑफ ब्लाइंडनेस। इसके बाद राशिद के चाचा रोहित और काले नकाबपोश अंधे हो गए। उसके बाद राहुल के दिमाग में नागा ने राशिद से कहा, ये लड़की तुमसे सच चा प्यार करती है, इसको धोखा मत देना। इसको कहो कि इस बारे में किसी को कुछ न बताए और जल्दी नागा आश्रम पहुंचो। राशिद फिर अपने होश में आकर फिर प्रिया से कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन शायद भी हम दोनों को अलग रहना होगा। भविष्य में तुम्हारे पास आऊंगा। प्रिया के आंखों में आंसू थे और उसने पूछा, तुम्हारे पास इतने तत्व कहां से आए? तुमने मुझसे झूठ बोला। राशिद फिर बोलता है, मेरी सोल स्पिरिट का छोटे ऊंचा खास है। शायद मैं भी इतना नहीं जानता, क्योंकि यह मुझसे बात भी कर सकती और सभी तत्व भी इस्तेमाल कर सकती है। ये सुनकर प्रिया हैरान रह गई, कहीं ये लेजेंडरी सोल स्पिरिट तो नहीं है? मुझे ये पता लगाने का लिए नागा आश्रम जाना होगा और मैं अपने कबीले में गोद लिया हुआ बच्चा हूँ। शायद तुम मुझे अब न चाहो। ये सुनकर प्रिया ने राशिद को गले लगा लिया और उसके होठ चूम लिए। तुम अनाथ हो या न हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा चाहूंगी। चाहे मुझे 7 जन्म भी इंतजार करना पड़ा, तब भी मैं तुम्हारी रहूंगी। इतना सुनकर राशिद रो पड़ा और प्रिया को और कसकर गले लगा लिया। प्रिया, अब मुझे चलना चाहिए। मैं भी तुम्हारे बिना शायद न रह सकूं, लेकिन मैं अभी मजबूर हूं, मुझे जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मुझे भूल मत जाना। मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगा, बस इंतजार करना, मैं तुम्हें ठीक ले जाऊंगा। इसके बाद राशिद जंगल की ओर चला आता है और पीछे रह जाती है प्रिया अपने सैनिकों के साथ। तभी उसके चाचा और बाकी के लोगों का अंधापन ठीक हो जाता है। ये तो अंधेरा तत्व था, लेकिन ये तो बहुत कम लोगों के पास होता है। इसका मतलब राशिद की सोल स्पिरिट कोई लेजेंडरी सोल स्पिरिट है। सभी ने सिर हिलाया और वापस अपने कबीले में लौट गए और प्रिया भी खुश लग रही थी। राशिद, तुम जब मुझसे मिलो तो तुम ऐसे ताकतवर व्यक्ति बनकर आना कि सब देखते रहे कि तुम मेरे मंगेतर हो। प्रिया के खुशी से गाल लाल हो गए थे। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 4 फॉरेस्ट सोल स्पिरिट। राशिद जैसे ही जंगल के अंदर गया तो उसे वहां कोई जंगली जानवर नहीं मिला, जिसको देखने के बाद राशिद को एक बार को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। चलते हुए राशिद को अपने कान में एक आवाज सुनाई दी, आखिरकार तुम आ गए। राशिद तुरंत चौकन्ना हो गया और मन में बात करने लग गया, क्या ये तुम बोल रहे हो? लेकिन राशिद को कोई जवाब नहीं मिलता। हाँ, घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और तुम जिससे अपने मन में बात कर रहे थे वह तुम्हारी सोल स्पिरिट नहीं है क्या? राशिद अपने मन में शौक था, उसे समझ नहीं आ रहा था तो वो कौन था मेरे अंदर जिसने तुम्हारे मन में तुम्हारे सोल स्पिरिट को छिपाया था? वो नागा श्रम से ही किसी ने किया है। वह तुम्हारी जान बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारे मन में एक लड़की को बोला होगा जिसकी सोल स्पिरिट पारदर्शी नाग थी। उस आवाज ने बोला, आप कौन है और क्यों आपने मुझे रोका है? राशिद ने इस बार पूछा। मैं एक सोल स्पिरिट हूँ जो इस जंगल की रखवाली करती हूँ। मेरा काम इस जंगल में किसी को भी ज्यादा लालच में किसी बड़े लेवल के जानवर को मारने से रोकना है। उस आवाज ने कहा, तो आपने मुझे इसलिए रोका है ताकि मैं किसी जानवर को नहीं मार सकूं? राशिद ने कहा, नहीं, तुम इस जंगल के मालिक हो। ये जंगल तुम्हारे पिता द्वारा छोड़ी गई आखिरी जायदाद है। तुम इस जंगल के राजकुमार हो। राशिद और नागा आश्रम तुम्हारे पिता के कबीले के आखिरी बचे हुए व्यक्ति है। जंगल के स्पिरिट ने कहा, तो इतने दिन उन्होंने मेरे बारे कुछ पता नहीं किया? क्यों? राशिद ने दुखी होकर बोला, राजकुमार, ये तुम्हें नागा आश्रम जाकर ही पता लगेगा और तुम्हारी सोल स्पिरिट भी। मैंने तुम्हें इसलिए रोका था, अगर तुम्हें अपने तत्वों के लिए सोल रिंग चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं सबसे अच्छी सोल रिंग देकर, क्योंकि तुम अभी लेवल 10 तक नहीं पहुंचे हो। लेकिन जब तुम लेवल 10 तक पहुंच जाओ तो मेरे पास जरूर आना, मैं तुम्हें सबसे सही सोल रिंग चुनने में मदद करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी मदद करना चाहते हैं, तो और इसके लिए भी मैं जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगा। इतना कहकर राशिद ने उस स्पिरिट से नागा आश्रम का रास्ता पूछा। यहां से सीधा जाओ राजकुमार, आगे ही तुम्हें अपने कबीले के लोग मिल जाएंगे। तुम बस अपना नाम राशिद रघुनाथ बोलना, बाकी सब समझ जाएंगे, स्पिरिट ने बोला। इतना सुनने के बाद राशिद आगे चलता गया और उसको कुछ दूरी के बाद आश्रम दिखाई दिया। थोड़ा आगे चलने के बाद उसके सामने एक आग का गोला दिखाई दिया और एक आदमी कुछ लोगों के साथ सामने आया। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? उस आदमी ने पूछा। मेरा नाम राशिद रघुनाथ है, मैं आपका होने वाला राजकुमार हूँ, राशिद ने बोला। इतना सुनकर उन लोगों ने अपने सोल स्पिरिट शांत किए और राशिद को आश्रम के अंदर
लेकर गए, जहां उसका इंतजार अधेड़ उम्र के लोग कर रहे थे। जब उन्होंने राशिद को आते हुए देखा तो उन्होंने उसके आगे सिर झुका दिए। कैसे हैं आप राजकुमार राशिद, उम्मीद करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आने में उनमें से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बोला, आप लोगों को इतने दिनों के बाद याद आया कि मैं कौन हूँ। अच्छा है, जो मुझे जंगल के स्पिरिट ने बता दिया, सब कुछ मेरे माता पिता कहा है। राशिद ने गुस्से में बोला, माफ कीजिए राजकुमार, लगता है उस स्पिरिट ने आपको पूरी बात नहीं बताई, चलिए हम ही बता देते हैं। वहां सबसे उम्र वाले व्यक्ति ने बोला, आपके जन्म के 1 महीने के वक्त जब आपके पिता वीर रघुनाथ शौर्य कबीला से कुछ समझौते करने गए थे, लेकिन शौर्य कबीला उसमें मुनाफा ज्यादा मांग रहा था। आपके पिता ने हमारी मेहनत को साथ में जोड़कर कहा था। शौर्य कबीले को यह बात मंजूर नहीं थी, तो उन्होंने आपके पिता को हटाने के लिए धोखे से उन्हें रात में मार डाला और साथ में आपके माता को भी। तो मैं कैसे बच गया? राशिद ने फिर पूछा। उस समय जो तुम्हें उठाकर लेकर गया था वो और कोई नहीं, रोहित शौर्य के पिता थे, जो तुम्हें अपने पिता के सामने मारना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था और कहा था कि इसके पास भी वैसी ही सोल स्पिरिट होगी जो रघुनाथ के पास थी। हमें लगा था कि आपकी मौत हो गई थी, लेकिन शायद हम गलत थे। हमारे जासूस ने बताया कि आपको गोद ले लिया गया है, तो हमने इस वक्त का इंतजार किया और आज आपको बुला लाए इस आश्रम में। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बात सुनने के बाद सभी ने सहमति में सिर हिलाया। तो ये सब मेरे नकली चाचा ने किया था, राशिद ने गुस्से में बोला। राजकुमार, अब आपको ही अपने इस कबीले को आगे ले जाना होगा, सभी अधेड़ उम्र के लोगों ने बोला। लेकिन वो कौन थी जिसने मुझे वहां से बाहर निकाला था? निचले स्तर की सोल स्पिरिट दिखाकर राशिद ने कहा। इस पर सभी लोग हंस पड़े और एक आदमी ने बोला, वह तुम्हारी होने वाली मंगेतर में से एक है। यहाँ सभी लोग राजकुमार के वापस आ जाने से खुश थे, वहीं दूसरी तरफ शौर्य कबीले में कुछ और हो रहा था। तुमने उसे बिना घायल किए जाने दिया, अगर वो वापस आया तो अपने पूरे कबीले को बर्बाद कर देगा, रोहित के दादा ने बोला। दादाजी, उसके पास हमसे ज्यादा तत्व थे और शायद हमसे ज्यादा ताकतवर था। उसके पास अधेड़ा तत्व भी था, रोहित ने बोला। क्या डार्क एलिमेंट? मतलब उसके पास भी अपने पिता की तरह ही लेजेंडरी सोल स्पिरिट है? क्या लेजेंडरी सोल स्पिरिट? सभी हॉल में मौजूद लोगों ने कहा। हाँ, राशिद का कबीला कोई साधारण कबीला नहीं था। उसके पिता के पास लेजेंडरी सोल स्पिरिट थी, जिसकी सारी सोल रिंग्स 100,000 साल की थी। शौर्य कबीले के मुख्य ने कहा, अगर मैंने उसको धोखे से जहर नहीं दिया होता तो मैं उसको कोई नुकसान नहीं दे सकता था, वह बहुत ताकतवर था, रोहित के पिता ने कहा। मगर उसको कहाँ पता है कि उसके पिता के कबीले के लोग अभी भी नागा आश्रम में रहते हैं? रोहित के पिता ने कहा। उसको पता चल चुका है, एक व्यक्ति ने आकर बोला। सामने से चलते हुए प्रिया आती है और बोलती है, आज से रविंद्र कबीला शौर्य कबीले से अपने सारे सौदे और व्यापार खत्म करता है। प्रिया ने बोला, कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 5 डिवाइन सोल स्पिरिट। शौर्य कबीले के सभी लोग हैरान भी थे और डरे हुए भी, क्योंकि अगर रविंद्र कबीले ने उनसे सारे सौदे तोड़ दिए तो उसके कबीले के लिए अपनी घोष जमाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे पुराने दुश्मन उनसे बदला लेने जरूर आएंगे। प्रिया बेटी, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है हम पर? शौर्य कबीले के मुखिया ने बोला। प्रिया ने कहा, ये सभी सौदे मेरे और राशिद की शादी के लिए हुए थे, क्योंकि राशिद अनाथ है, इसलिए ये सौदे शौर्य कबीले से न होकर नागा आश्रम से होंगे। रविंद्र कबीला, ये तुम सही नहीं कर रहे, ये राशिद के गोद लिए पिता शमशेर शौर्य था, अपने खुद अपने बेटे को बाहर कर दिया। आप चुप रहिए, और हमें ये भी पता है कि राशिद रघुनाथ परिवार का आखिरी वारिस है, तो हम अपना सौदा सीधा रघुनाथ कबीले के लिए खर्च करेंगे, प्रिया ने कहा और वहां से चल दी। सभी शौर्य कबीले के लोग प्रिया को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो रविंद्र कबीले को रोक सके। रविंद्र कबीले के सामने शौर्य कबीला कुछ भी नहीं था। पिताजी, इस रोहित ने मुझे घटिया सोच के साथ राशिद को उकसाया था, यह मुझे अपनी रखेल बनाना चाहता था, इसको मार डालो। प्रिया ने नफरत की नज़र से रोहित की तरफ देखते हुए कहा। पिताजी, मुझे बचाए, रोहित ने सीधा बोला। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी रविंद्र कबीले से पंगा लेने की। प्रिया के पिता ने सीधा अपनी सोल स्पिरिट फायर फीनिक्स से रोहित को मार डाला। रविंद्र कबीले के जाने के बाद सभी लोग मुश्किल में पड़ चुके थे। अगर यह बात बाहर उनके दुश्मनों के कानों में गई तो वह उनके कबीले को खत्म कर देंगे। तभी एक सैनिक भागते हुए अंदर आया और उसने बोला, मुखिया जी, बाहर हमारे दुश्मन अपनी सेना के साथ खड़े हैं। जिसका डर था वही हुआ। उसी रात पूरे शौर्य कबीले का अंत हो गया। और उस कबीले का कोई भी व्यक्ति भी नहीं बचा।
इधर नागा आश्रम में अगली सुबह राशिद नींद से जाग उठा और अपनी सोल स्पिरिट जागृत करने के लिए आश्रम के छोटे से जगह पर गया जहां उसको अपनी सोल स्पिरिट जागृत करनी थी। वहां उसने बैठकर ध्यान एकाग्र किया। उसके बाद कुछ सुनहरी रोशनी आने लगी, फिर राशिद के पीछे एक आकृति बनने लगी। राजकुमार राशिद ने अपनी सोल स्पिरिट जागृत कर ली है और यह अपने कबीले की अब तक की सबसे ऊंचे रैंक की सोल स्पिरिट है, जिसका नाम है पवित्र सुनहरा नाग, जिसके पास सभी तरह के तत्व को इस्तेमाल करने की ताकत है और ये दैविक शक्ति के लेवल की सोल स्पिरिट है। ये सुनकर पूरा कबीला खुशी से उछल पड़ा और राशि द को भी खुशी हो रही थी क्योंकि उसको अपना कबीला मिल गया था जिसको उसकी जरूरत थी। तभी एक गुप्तचर ने आकर आश्रम के कुलपति के कानों में कुछ कहा, जिसके बाद उस कुलपति ने राशिद से कहा, क्या तुम शौर्य काबिले से बदला लेना चाहते हो? इस पर राशिद बोला, मैं जरूर लेता, लेकिन मेरे पास अभी उतनी ताकत नहीं है, शायद भविष्य में ले पाऊं। अब तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी मंगेतर प्रिया ने सारे सोल शौर्य परिवार से काट दिए हैं, जिससे शौर्य कबीले के दुश्मनों ने उन्हें कल रात में ही पूरी तरह खत्म कर दिया है। उनमें से एक तुम्हारा बड़ा भाई रोशन भी है। कुलपति ने कहा, मेरा बड़ा भाई, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? रशीद ने पूछा, जरूर, क्योंकि तुमसे ज्यादा खुश तुम्हारा भाई होगा। रोशन अब दुनिया घूमने जा सकता है क्योंकि उसको कबीला संभालने से कोई लेना देना नहीं है और यह कबीला वह तुम्हें सौंप कर जाएगा। मुखिया ने कहा, अब तुम्हें अपने इस मंगेतर के बारे में भी जान लेना चाहिए ताकि तुम इस कबीले को आगे चला सको। ये भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना कि प्रिया, और इसकी शादी तुमसे 1 महीने की उम्र में हो गई थी। कुलपति ने इतना बोलकर एक लड़की को इशारा दिया। फिर एक लड़की सामने आती है जो राशिद के उम्र की लग रही थी। साथ में वह लड़की दिखने में खूबसूरत भी थी। नीली आंखें, गोरी त्वचा, तीखे नैन नक्श, जो भी बोलो कम था। उस लड़की के लिए राशिद ने उस लड़की से ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, लेकिन वह अभी भी प्रिया से प्यार करता था। वह इस लड़की के लिए प्रिया को धोखा नहीं देना चाहता था। वह लड़की बोली, मेरा नाम रवीना है, मैं तुम्हारी पहली मंगेतर हूँ जिसकी शादी तुमसे जन्म के बाद ही हो गई थी। ये सुनकर राशिद चौंक गया और बोला, पहली मंगेतर मतलब मेरे और भी मंगेतर भी है? मेरे स्वर्गवासी माता पिता, आपने कितनों के साथ मेरा रिश्ता लगवाया है? राशिद की बात सुनकर आश्रम के लोग हंसने लग गए और जोर से बोलने लग गए। राजकुमार, अभी तो ये शुरुआत है, आपको अपनी प्रजा के साथ साथ अपनी बहुत सी पत्नियों का भी ख्याल रखना होगा। इतना बोलकर सभी लोग फिर से और जोर से हंसने लग गए। तभी कुलपति ने बोला, बेटा राशिद, तुम्हारी कुल 5 मंगेतर है जिनसे तुम आगे चलकर मिलोगे। उनमें से एक रविंद्र कबीले की प्रिया भी है। इसका मतलब तुम्हें अभी अपने 3 मंगेतर से मिलना बाकी है। राशिद का सिर चकराया और बोला, है भगवान, कहाँ मैं एक लड़की को चाहता था और कहाँ 5 निकल आए। ये सुनकर रवीना हंसी और बोली, राजकुमार, मैं आपकी सबसे पसंदीदा पत्नी बनकर रहूंगी, चाहे आप मुझे अस्वीकार भी करें, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी हर मुश्किल घड़ी में। है ऊपर वाले, मैं अभी 8 साल का हूँ और अभी से ही मेरे गले में घंटी लगा दी है, क्या मैं अपने हिसाब से नहीं जी सकता? राशिद ने मन में सोचा। तभी कुलपति ने सभी लोगों को कहा, जितने भी लोगों ने अपनी सोल स्पिरिट जागृत की है उन सभी से उम्मीद है कि वह अपनी मेडिटेशन के लेवल को 10 तक लेकर, ताकि उस व्यक्ति के लिए उसके पर्याप्त सोल रिंग प्राप्त करने के लिए जंगल में शिकार करने जाएंगे। ये काम 12 साल से पहले होना चाहिए क्योंकि तभी आपको अकेडमी में दाखिला के लिए परीक्षा दे सके। इतना कहकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं और पीछे रह जाते हैं राशिद और रवीना। रवीना कुछ बोलती तभी पीछे राशिद को एक जानी पहचानी आवाज आई, राजकुमार राशिद, तुम ये किस लड़की के साथ घूम रहे हो? ये प्रिया रविंद्र थी। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 6 गोल्डन डिवाइन ड्रैगन। प्रिया थोड़ा आगे आई। उसका मन पहले उस लड़की से झगड़ने का हुआ, लेकिन आगे जाकर वह देखती है कि वह उस लड़की को जानती है। प्रिया, रवीना, ये तुम हो? रवीना, प्रिया, बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। इतना बोलकर दोनों लड़कियां गले मिलने लग गई और पीछे राशिद असमंजस में पड़ गया। प्रिया, राशिद, तुम्हारी दूसरी मंगेतर मेरी सहेली रवीना है। मुझे पता ही नहीं था। राशिद, हाँ, मुझे भी नहीं पता था। रवीना, राशिद, अब तुमने किसी और लड़की को देखा भी न तो हम दोनों तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। इतना सुनकर राशिद की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वह मौका ढूंढ रहा था कि कैसे इन दोनों से पीछा छुड़ाए। तभी रवीना दोबारा से बोली, रवीना, मैंने तुम्हें तो ये बता ही नहीं कि मैंने कैसे तुम्हारे असली सोल स्पिरिट को छुपाकर कोई दूसरी सोल स्पिरिट दिखाई थी। यह है मेरी सोल स्पिरिट, रूप बदलने वाली गिरगिट। तभी रवीना ने अपनी सोल स्पिरिट बुलाए और सामने काफी सारी रंगों वाली एक गिरगिट आ गई।
राशिद का इस गिरगिट को छूने का मन हुआ, तभी उस गिरगिट ने एक बड़े से राक्षस का रूप लिया, जिसको देखकर राशिद एक कदम पीछे हो गया। रवीना, मेरी सोल स्पिरिट सिर्फ रूप नहीं बदलती, सामने जिस सोल स्पिरिट का रूप लिया है उसके एलिमेंट भी कॉपी कर सकती है। इतना सुनकर राशिद ने चैन की सांस ली, क्योंकि बड़ी ई ना सिर्फ अपनी सोल स्पिरिट की ताकत राशिद को दिखाना चाहती थी। उसके बाद तीनों आश्रम के अंदर चले गए, क्योंकि उनको भूख लगी थी और उन्हें अपनी कुटिया भी देखनी थी। कुछ वक्त आगे जाने के बाद राशिद बावर्ची खाने के पास गया और वहां खाना ऑर्डर देने के बाद राशिद अपने दोनों मंगेतर के साथ पास के पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उनका खाना आ जाता है। राशिद, तुम दोनों ने अपनी पहली सोल रिंग प्राप्त कर ली है। कोष्टक, रवीना, मैंने अभी तक प्राप्त नहीं की, मुझे तुम्हारे साथ प्राप्त करनी है। प्रिया, मुझे भी अपनी पहली सोल रिंग लेनी है। राशिद, मुझे अभी लेवल 10 तक पहुंचना होगा, तभी मैं अपनी पहली सोल रिंग प्राप्त कर सकता हूं। वहां से अपना भोजन खत्म करने के बाद तीनों अपनी कुटिया ढूंढने जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें अपनी कुटिया नहीं मिलती। तभी एक व्यक्ति राशिद के पास आकर बोलता है, राजकुमार, जो सबसे बड़ी कुटिया आपको दिख रहा है, बड़ी ही है, वही आपके और आपके मंगेतर की कुटिया है। इतना सुनकर राशिद असहज हो गया, क्योंकि वह अकेले रहना चाहता था, लेकिन इस बात से प्रिया और रवीना खुश थे, क्योंकि वह राशिद पर नजर रख सकते थे और कब राशिद बाहर जाएगा उन्हें सब पता रहेगा। इसमें भी सारा प्लेन रवीना का ही था। बहरहाल तीनों अपनी कुटिया में रात में सोने चले जाते हैं और यहाँ राशिद को शांति मिलती है। वहां उसके और उसके मंगेतर के लिए अलग कमरे थे। राशिद ने ज्यादा कोई वक्त गवाए सो गया, क्योंकि उसको अपना कल से लेवल 10 तक पहुंचना होगा, ताकि वह अपनी पहली सोल रिंग ले सके। उसी रात सभी आराम से सो रहे थे, मगर राशिद के कमरे में रात को सुनहरी रोशनी आ रही थी। वहां रशीद आराम से सो रहा था और उसके ऊपर एक ड्रैगन हवा में उड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद राशिद नींद से जाग उठा और अपने सामने एक ड्रैगन को देखकर डर गया। ये थी राशिद की असली सोल स्पिरिट, गोल्डन डिवाइन ड्रैगन। वह ड्रैगन थोड़ी देर हवा में तैरने के बाद बोलता है, ड्रैगन, राशिद, तुमने एक ऐसी सोल स्पिरिट जागृत की है जो अभी सामने नहीं आएगी। मैं तभी अपने असली रूप में आऊंगा जब तुम मुझे अच्छे तरह से इस्तेमाल करोगे। मैं तब तक के लिए पवित्र सुनहरे नाग के रूप में रहूंगा, ताकि तुम उन खतरों से बचे रहो जो शायद तुम्हारे पिता ने सहा है। राशिद, मतलब मेरे पिता के मरने का कारण शौर्य कबीला नहीं है। ड्रैगन, नहीं, शौर्य कबीला तक छोटे तुम्हारे पिता को मारने जरूर गया था, लेकिन असली कातिल कोई और है। ये बात मुझे इस आश्रम में आने के बाद तुम्हारे पिता के सोल स्पिरिट ने बताई थी, ताकि तुम्हें सच पता चले। राशिद, जिसने भी मेरे पिता को मारा है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ड्रैगन, तुम्हें अभी उस लेवल तक पहुंचना होगा, तभी तुम उन लोगों से बदला ले पाओगे। तुम आज रात के बाद खुद को लेवल 10 तक पाओगे, क्योंकि तुमने देरी से सोल स्पिरिट जागृत की है, इसलिए मैं तुम्हारा लेवल बढ़ा रहा हूं ताकि तुम पीछे न रहो। राशिद, धन्यवाद। ड्रैगन, तुम कल उसी फॉरेस्ट सोल स्पिरिट के पास जाना, वह तुम्हें 1000 साल की 6 सोल रिंग देगी, जो तुम्हारे अलग अलग एलिम अर्टा में जाएगी, और ये तुम्हें अपने मंगेतर को नहीं बताना, क्योंकि शुरुआती सोल रिंग की सीमा 200 साल की होती, लेकिन दिव्य सोल स्पिरिट की शुरुआती सोल रिंग की सीमा ज्यादा होती है। राशिद, धन्यवाद। ड्रैगन सोल स्पिरिट, इतना बोलकर उस सोल स्पिरिट ने एक जोर की दहाड़ मारी और राशिद के शरीर में समा गई। वह शोर सुनकर पूरे आश्रम के लोग जाग गए। ये सोचकर कि कोई जंगली जानवर आश्रम में आ गया होगा, तो सभी उस जानवर को मारने के लिए अपनी सोल स्पिरिट के बाहर आ गए। वह शोर सुनकर राशिद के दोनों मंगेतर राशिद के कमरे में आ गए। रवीना और प्रिया, राशिद, तुम ठीक तो हो ना? राशिद, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मेरी सोल स्पिरिट लेवल 10 तक पहुंच गई। ये सुनकर दोनों हैरान हो गए, लेकिन बाद में दोनों से सोचा ये दिव्य सोल स्पिरिट है, शायद इसी वजह राशिद का लेवल जल्दी बढ़ गया होगा। फिर दोनों अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन आश्रम में क्या बड़ी ही एक कुटिया में आश्रम के कुलपति और कुछ बड़े लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि वो आवाज किस चीज की थी। कुलपति, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह वही सोल स्पिरिट है जो राशिद के पिता के पास थी? दूसरे लोग, हाँ, इस बार वही गलती जो राशिद के पिता के साथ हुई थी वह दोबारा न हो, तो ये सोल स्पिरिट सामने नहीं आए हैं और दूसरे सोल स्पिरिट के रूप में खुद को दिखाया है। कुलपति, ठीक है, हमें कल राशिद पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। वह कल जंगल के सोल स्पिरिट के पास जाएगा। शायद हमारे कबीले को दोबारा से उठने का मौका आ चुका है। दूसरे लोग, हाँ, हमें बस इतना देखना है कि राशिद को कोई खतरा न पहुंचे जब तक वह उस लेवल तक न पहुंच जाए जहां वह उस कबीले को उखाड़ सके। इतना कहकर वे सभी लोग वहां से चले गए और अगली दिन की एलिमेंट जागृत के आयोजन की तैयारी करने लग गए।
कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 7 फेक फियोंसे ऑफ रशीद। अगली सुबह राशिद आश्रम से बाहर बिना बताए बाहर जाने वाला था तो उसके चाचा शाहिद ने रोक लिया और उसके पास आकर उसके कान में धीरे से बोला, शाहिद राशिद कहाँ भाग रहे हो? मुझे पता है तुम जंगल के सॉल स्पिरिट के पास जा रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने एलिमेंट जागृत करने होंगे। जितने ज्यादा एलिमेंट होंगे उतना तुम्हें मुश्किल होगी, इसलिए ये जा न कर जाना। तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा, लेकिन तुम्हारी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इतना सुनकर राशिद भी अपने एलिमेंट जगाने चला गया। कल रात कुलपति के साथ जो लोग बात कर रहे थे उसमें एक शाहिद भी थे और उनको ही राशिद के हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई थी। राशिद अभी भी यही सोच रहा था कि उनको कैसे पता चला कि वह जंगल के स्पिरिट के पास जाना वाला था, तो उसके मन में उस ड्रैगन ने बोला, ड्रैगन राशिद लगता है कल रात इन्हें पता चल गया था, लेकिन इन्होंने इस बात को दबाया रखा है ताकि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे। इतना सुनकर राशिद भी शांति से अपने चाचा के साथ चला गया। फिर से सभी बच्चे जिनकी उम्र 12 से कम थी वहां आ गए थे। इस बार वह एक क्रिस्टल बॉल के पास थे और अपने एलिमेंट जागृत कर रहे थे। रवीना की बारी आई तो उसने मेंटल एलिमेंट जागृत किया था। मेंटल एलिमेंट बहुत ही दुर्लभ एलिमेंट होता है। इस एलिमेंट से आप किसी के भी दिम आगा को काबू कर सकते ही या उसके सामने एक भ्रम पैदा कर सकते हो या फिर किसी भी सॉल स्पिरिट का रूप ले सकते हो। यह एलिमेंट बहुत ही काम की एलिमेंट थी। अनाउंसर रवीना ने मेंटल एलिमेंट जागृत किया है। यह 1000 में 1 का चांस है। धीरे धीरे सभी आते गए और अपने अपने एलिमेंट जागृत करते गए। फिर प्रिया की बारी आई, उसने 5 एलिमेंट जागृत किए। अनाउंसर प्रिया की सॉल स्पिरिट जो आगे चलकर एक फीनिक्स में बदल सकती है, उसके 5 एलिमेंट जागृत किए हैं, इसलिए प्रिया को उड़ने वाले सॉल बीस्ट से अपनी सॉल रिंग लेनी होगी। धीरे धीरे सभी ने अपनी सॉल स्पिरिट जागृत की। ज्यादातर लोगों की नागा सॉल स्पिरिट थी, इसलिए उन्हें नागा आश्रम के पास ही जाना था। उनके एलिमेंट की ताकत ज्यादा नहीं थी। आखिर में राशिद का नाम पुकारा जाता है। इस बार राशिद बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। कुलपति, बेटा राशिद, इस क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखो और अपने डर एलिमेंट को बाहर निकालो। चिंता मत करना, क्योंकि तुम जैसे जैसे हर 10 लेवल पार करोगे तुम्हारे पास एक नया एलिमेंट होगा। तो देरी मत करो और चलो शुरू हो जाओ। कुलपति ने जैसे कहा राशिद ने वैसे ही किया। करीब आधे घंटे से राशिद वैसे ही खड़ा रहा। ये देखकर सभी बच्चे आपस में खुसर फुसर करने लग गए। कुलपति ने सबको शांत किया और कहा कि राशिद ने अपनी सॉल स्पिरिट देर से जागृत की ही, इसलिए इतना समय लग रहा है। तभी अचानक से क्रिस्टल पर रंग आने लगे और वह रंग एलिमेंट में बदल गए। फायर, वाटर, प्लांट, लाइटनिंग, विंड, अर्थ। अनाउंसर 6 एलिमेंट। ये तो अभी तक के सबसे ज्यादा जागृत एलिमेंट है। इतने तो राशिद के पिता ने भी नहीं किए थे शुरुआत में। इतना कम नहीं था तो और 2 एलिमेंट सामने आ गए, आइस और जहर। इसके बाद क्रिस्टल टूट गया। अनाउंसर 8 एलिमेंट। राशिद ने 8 एलिमेंट जागृत किए हैं। ये देखकर आश्रम के सभी लोग हैरान रह गए। कुलपति ने अपने मन में सोचा, कुलपति, ये लड़का अपने पिता से भी ज्यादा खतरनाक है। महाराज ने अपने वक्त पर सिर्फ 2 एलिमेंट जागृत किए थे। वहीं दूसरी तरफ राशिद उस ड्रैगन स्पिरिट से अपने सी ऑफ सॉल में अपने सामने उस ड्रैगन को देख रहा था। ड्रैगन, मैं तुमसे झूठ बोला था कि मैं तुम्हारी सॉल स्पिरिट हूँ। मैं तुम्हारे की सॉल स्पिरिट हूँ जो पहली गलती दोबारा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारे सी ऑफ सॉल में आया। यह एलिमेंट तुम्हारे अपने सॉल स्पिरिट है। मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम्हें शुरुआत में ही इतने एलिमेंट मिल जाएंगे। मैं तुम्हारी हर लेवल पर मदद करूंगा, इसलिए किसी को कुछ मत बताना। तुम्हारी यह सॉल स्पिरिट एवॉल्व होकर गोल्डन ड्रैगन बन जाएगी। इतना सुनने के बाद राशिद असली दुनिया में वापस आ गया और कुछ न बोलकर नीचे जाने लगा। तभी सभी उच्च लोगों ने उसको रोक लिया और मंच पर अनाउंस करने लगे। यहाँ पर सॉल पावर का इस्तेमाल करके बात होने लगी। आज आप सभी की एलिमेंट जागृत हो चुकी है, तो आप अपने सॉल स्पिरिट के हिसाब से सॉल रिंग प्राप्त करें। लेकिन जैसे अपने अपने राजकुमार राशिद को 8 एलिमेंट जागृत करते हुए देखा है, तो आप पर सभी से अनुरोध है कि इस बात को सभी गुप्त रखेंगे कि राशिद ने इतने एलिमेंट जागृत किए, नहीं तो अपने आश्रम में खतरा आ सकता है। सभी ने हामी ने सिर हिलाया और अपने सॉल रिंग प्राप्त करने के लिए जंगल में चले गए। धीरे धीरे सारी भीड़ छट गई और मैदान खाली हो गया। राशिद भी अपने दोनों मंगेतर के पास चला गया और उसने रवीना से सवाल किया, राशिद, रवीना, तुमने यह नहीं बताया तुम किस कबीले से हो। ये सुनकर रवीना के आंखों से आंसू निकल गए और उसने रोते हुए जवाब दिया, रवीना, राशिद, मैं भी तुम्हारे तरह अनाथ हूँ। मेरे भी माता पिता को भी उन लोगों ने मार डाला जिन्होंने तुम्हारे पिता को मारा था। कुलपति, राशिद, तुम्हारी माँ भी जिंदा है।
पीछे से कुलपति ने कहा जो उन लोगों की बातें सुन रहे थे। कुलपति, राशिद, प्रिया और रवीना दोनों तुम्हारे असली मंगेतर भी नहीं है, इन्हें मैंने चुना है तुम्हारे लिए। ये सुनकर तीनों हैरान रह गए और सबस ए ज्यादा राशिद हैरान था। राशिद, तो मेरे असली मंगेतर कौन है और मेरी माँ कहाँ पर है अभी? इसका कुलपति कुछ जवाब नहीं दे सके और वह वहां से अपने कुटिया में चले गए। पीछे उन्होंने राशिद को अपने पीछे आने का इशारा किया और रवीना के साथ प्रिया को भी पीछे रहने को कहा। राशिद पीछे पीछे कुलपति के कुटिया में चला गया। राशिद ने पीछे कुटिया का दरवाजा बंद कर दिया। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 8 एब्जॉर्बिंग सोल रिंग्स। राशिद पीछे पीछे कुलपति के कुटिया में गया और कुटिया का दरवाजा बंद कर दिया। अंदर कुलपति कुछ ढूंढ रहे हैं। उन्हें वह चीज आखिर में मिल गया जिसे वह ढूंढ रहे थे। उनके हाथ में एक कपड़ा और दूसरे हाथ में एक पेंडेंट था। कुलपति, राशिद, ये तुम्हारी माँ ने आखिरी निशानी छोड़ी है, जब तुम ताकतवर बन जाओगे तो तुम इन दोनों के साथ ज्वाला फिनिक्स के कबीले में जाना, तो इससे वह समझ जाएंगे कि तुम में उनका खून भी है। राशिद, धन्यवाद कुलपति, लेकिन आपने मेरे उन मंगेतर के बारे में नहीं बताया जो मेरे असली मंगेतर थे जिन्हें मेरे पिता ने चुना था। कुलपति, बेटा राशिद, जो तुम्हारी पहली की 5 मंगेतर थी वह सभी बड़े परिवार से थे। जैसे तुम्हारा पिता राजा थे, उनके पिता भी राजा थे। लेकिन जब तुम्हारे पिता का साम्राज्य टूट गया था तो उन्होंने भी सार ए मंगेतर के नाते भी तोड़, इसलिए मैंने तुम्हारे नए 5 मंगेतर चुने हैं। राशिद, गुरुजी, आपने यह नहीं बताया कि मेरे दूसरे 3 मंगेतर कौन है। इस पर कुलपति मुस्कुराकर बोले, कुलपति, तुम्हें अपने बाकी के बड़ी इना मंगेतर उसी एकेडमी में मिलेंगे जिसमें तुम दाखिला लोगे। वह तीनों ही काफी समझदार और वफादार है और तुम्हें मरते दम साथ नहीं छोड़ेंगे। चलो जाओ और अपने 8 सोल रिंग प्राप्त करो, साथ में अपने दोनों मंगेतर को भी जाओ, उनकी भी सोल रिंग लेने में मदद करो। राशिद, जी गुरुजी। इतना सुनकर राशिद कुटिया से बाहर जाकर अपनी दोनों मंगेतर के पास गया और उन दोनों को सब सच बता दिया। प्रिया और रवीना, तो यही दिक्कत है बड़े पर छोटी ही वार में वह अपने शान से ज्यादा किसी चीज को अहमियत नहीं देते, रिश्ता सिर्फ पैसा ही उनके लिए सब कुछ है। राशिद, चलो मेरे साथ, तुम्हें भी अपनी सोल रिंग चाहिए ना? इतने बातचीत के बाद तीनों चले गए जंगल में उसी ऑल स्पिरिट के साथ। लेकिन इस बार वहां का नजारा अलग था। वहां पर बहुत से जंगली जानवर एक कतार में खड़े थे और राशिद के सामने सिर झुका रहे थे। फॉरेस्ट स्पिरिट, ये सभी जानवर तुम्हारे सोल रिंग के लिए यहाँ आए हुए हैं। इनको तुम्हारे पिता ने ही अपने वक्त पर रखा हुआ था ताकि इन सब की थोड़ी लाइफ एनर्जी लेकर अपनी सोल रिंग बनाई जा सके और इन जानवरों को मारने की भी जरूरत नहीं आती। राशिद को ये सुनकर अपने पिता पर गर्व वो हो रहा था कि उनके पिता ने जानवरों को नुकसान न पहुंचाते हुए अपने लिए सोल रिंग की नई तकनीक ढूंढी। फॉरेस्ट स्पिरिट, इनकी लाइफ एनर्जी दोबारा से पहले जैसी हो जाती है, इसलिए थोड़ी एनर्जी इन जानवरों को देने में कोई दिक्कत नहीं है। राशिद, तुमने कितनी एलिमेंट जागृत किए हैं और कौन कौन से मुझे बताओ। राशिद, मैंने 8 एलिमेंट जागृत किए हैं। फायर, वाटर, प्लांट, विंड, अर्थ, लाइटनिंग, आइस और जहर। ये सुनकर वो स्पिरिट भी एक बार को हैरान होकर राशिद को देखने लग गई। फॉरेस्ट स्पिरिट, राशिद, तुम अपने पिता से भी ज्यादा प्रतिभाशाली हो। इतने सारे एलिमेंट, वो भी शुरुआती लेवल पर, लेकिन तुम्हें अभी 5 एलिमेंट का एक साथ काम चलाना होगा और बाकी के 3 को सबसे छुपा कर रखना होगा और जरूरत पड़ने पर ही सामने लाना होगा। राशिद, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, इसलिए ज्यादा देरी न करते हुए मुझे सोल रिंग प्राप्त करनी चाहिए। इतना कहकर राशिद एक जगह देखकर वहां ध्यान लगाने के लिए बैठ गया और सोल बीस्ट का इंतजार करने लग गया। फॉरेस्ट स्पिरिट, जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसे वैसे तुम्हें अपने एलिमेंट को सक्रिय करके सोल रिंग को अवशोषित करना है। इतना सुनकर राशिद ने हामी में सिर हिलाया और सबसे पहले फायर एलिमेंट को सामने लाया। उधर फायर एलिमेंट के 100 बीस्ट उसके आसपास खड़े हो गए क्योंकि राशिद की सोल रिंग की शुरुआती दौर 1000 की है, इसलिए उसको लाइफ एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, नहीं तो जिस बीस्ट से सोल रिंग ली जा रही है उसकी मौत भी हो सकती है। थोड़ी देर के बाद राशिद के फायर एलिमेंट के आसपास एक हरे रंग की सोल रिंग आती है। इसकी उम्र 2000 है। फॉरेस्ट स्पिरिट, अरे वाह, 2000 साल की सोल रिंग, इसका मतलब तुम शुरुआती दौर में सबसे ताकतवर सोल मास्टर हो। अगला एलिमेंट वाटर था, उसमें भी राशिद के पास पहले जैसी ही सोल रिंग आए। आगे बढ़ते राशिद ने सभी सोल रिंग को हासिल कर लिया अपने सभी एलिमेंट में। प्रिया, बापरे, इतने मजबूत सोल रिंग, अब मुझे लग रहा है कि मैं राशिद के लायक नहीं, मैं रशीद के लिए लायक नहीं हूँ। रवीना, अब हमें ये
राशिद के ऊपर छोड़ना होगा कि वो अभी भी हमें अपनी मंगेतर स्वीकार करेगा या नहीं। पीछे से राशिद ने बोला, किसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी मंगेतर नहीं मानता? राशिद, प्रिया तुमने मुझे हमेशा से ही अपने दिल से पसंद किया है और रवीना तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। इतना सुनकर दोनों ने राशिद के गले से मिल गए और राशिद के गाल चूम लिए। इससे राशिद के गाल लाल हो गए। फॉरेस्ट स्पिरिट खांसते हुए, तुम दोनों भी यहाँ अपनी सोल रिंग अब्जॉर्ब करो। तुम दोनों की भी सोल रिंग की शुरुआती दौर 100,000 साल की है, बाकी सबकी दौर 100 साल की होती है। दोनों लड़कियों को पता लगा कि उनकी भी लिमिट राशिद से थोड़ी ही कम है, तो वह भी बिना कोई देरी करे सोल रिंग एब्जॉर्ब करने लग गए। थोड़ी देर बाद दोनों के पास भी लाल रंग की सोल रिंग दिखाई देती है। फॉरेस्ट स्पिरिट, तुम तीनों अब जा सकते हो और किसी को यह मत बताना कि यहाँ मेरे पास इतने मजबूत बीस्ट है, नहीं तो इस जंगल से सारे सोल बीस्ट गायब हो जाएंगे और आगे की पीढ़ी के लिए कोई सोल रिंग ही ना बचे। तुम्हारे जाने के बाद आश्रम के दूसरे बच्चों को भी सोल रिंग चाहिए होगी, उनको जल ना हो, इसलिए तुम लोग पहले चले जाओ और आगे की सोल रिंग के लिए तुम्हें सिर्फ ध्यान लगाने की जरूरत, तुम अपनी सोल रिंग खुद ही बना सकते हो। इतना सुनकर वह तीनों वहां से चले जाते हैं। पीछे राशिद के चाचा राशिद के सोल रिंग को देखकर हैरान थे। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 9 फाश गया रशीद। इंसानों ने पृथ्वी छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी थी। जिन लोगों को उन्होंने पहले दूसरे प्लेनेट के दौरे के बाद वही रह गए थे, वह सभी वही बस गए। उधर ही उनकी टेक्नोलॉजी भी पृथ्वी की टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा एडवांस हो गई थी। दूसरी तरफ पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ सभी जीव जंतु भी विलुप्त हो चुके थे। सूरज अपनी आखिरी वक्त पर चल रहा था, लेकिन किसी कारण से ल्यूटेन बी पर भेजे गए लोगों ने वापस आकर पृथ्वी को उस सोलर सिस्टम से दूर पास के सोलर सिस्टम में एप्सिलो एरिदानी के सौर मंडल में इस प्लेनेट को भेजा। इतने दिन में पृथ्वी पूरी तरह जम गई थी, लेकिन इस नए सौर मंडल में आने के बाद इसमें फिर से जीवन की उत्पत्ति हुई। इस दुनिया को भी उन लोगों ने सोल स्पिरिट से भर दिया था। लुटेन बी पर जहां राशिद अपनी क्लोज कॉम्बैट का अभ्यास कर रहा था, वही प्लेनेट पृथ्वी पर ज्वाला फीनिक्स कबीला अपना डेरा बना चुका था। उन्होंने वही गलती दोबारा वहां होने नहीं दी। वहां पर टेक्नोलॉजी को भी एक सीमा तक रखा ताकि इस पृथ्वी पर वही समस्या दोबारा ना आए। वही एक शहर में एक कमरे में एक आदमी भागते हुए आता है, इसका नाम पवन था। पवन, तुम्हारे बेटे ने कमाल कर दिया। उसन अपने पिता जैसी ही सोल स्पिरिट जागृत की है, लेकिन उसने शुरुआत में ही 8 एलिमेंट जागृत कर ली है। सामने बैठी औरत ने बोला, अब मैं जानकर क्या करूंगी, मैं अब राशिद से नहीं मिल सकती। ये औरत थी राशिद की माँ देविका महाजन। देविका, मुझे फिनिक्स कबीला कभी नहीं मिलने देंगे राशिद से। किसने कहा कि तुम नहीं मिल सकते अपने बेटे से? अगर हम तुम्हें नहीं मिलने देंगे तब भी वह तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आएगा, इसलिए तक छोटे उमर लुटेन भी जा सकते हो अपने बेटे से और उसको अपने साथ लेकर पृथ्वी पर आ जाओ। उसको उसके चौथे मंगेतर से भी मिलवाओ। ये थे राशिद के नानाजी भैरो भांडली। भैरो इस फीनिक्स कबीले के सबसे ताकतवर सोल मास्टर थे, जो अब इमोर्टल स्टेज पर जा चुके थे। उनकी उम्र अभी 70 की थी, लेकिन वह अभी भी 30 के लग रहे थे। भौरव राशिद अब अपनी पहली सोल रिंग ले चुका होगा। अब वह ल्यूटन बी के बाहर आ सकता है अपनी उन 3 मंगेतर के साथ। देविका, ल्यूटन बी पर जाने में अभी 6 महीने लग जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि राशिद अब तक अपने मार्शल आर्ट में परिपक्व हो गया होगा। उधर पृथ्वी से करीब 50 प्रकाश वर्ष दूर ल्यूटेन बी पर राशिद अपनी माँ मार्शल आर्ट में इतना अनुभवी हो गया था कि अब वह बिना सोल स्पिरिट के भी आराम से किसी को भी हरा सकता था। 8 सोल रिंग ने सिर्फ उसके सोल पावर को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि रशीद का शरीर भी गठीला हो गया था। वह अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा था, तभी उसको रवीना और प्रिया ने बुलाया। रवीना, तुम अब लेवल 20 तक पहुंच गए होगे। राशिद, नहीं, मैं अभी 19 लेवल पर पहुंचा हूं और मुझे सोल रिंग के लिए दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद अपनी सोल रिंग अब अपने आसपास के एनर्जी से खुद के लिए बना सकता हूं। प्रिया, तब भी तुम हमारे साथ चल ही सकते हो, वहां तुम ध्यान लगाकर अपना लेवल भी बढ़ा लेना। राशिद, ठीक है, चलते हैं। वही एक हते हैं, तुम्हें इस बार कौन सी सोल रिंग मिलती है? शायद पहले से ज्यादा उम्र की मिलेगी। इतना बोलकर तीनों फिर से जंगल में जाने लगते हैं कि तभी कहीं दूर से एक लड़की भागती हुई आती है और राशिद से टकरा जाती है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। राशिद गुस्से में उस लड़की को देखता है। वह लड़की अकड़ में बोलती है, मैं महिमा भास्कर हूँ और अपने मंगेतर से मिलने आई हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। राशिद, तो तुम्हारा मंगेतर बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा तुम्हारी इतना घमंड देखकर। महिमा गुस्से में बोलती है।
महिमा, सैनिकों इसको थोड़ा तमीज सिखाओ। राशिद, तमीज तो तुम्हें सीखनी चाहिए। इतना बोलकर उसके सामने वाले सिपाहियों ने अपनी सॉल रिंग दिखानी चालू कर दी। उन सिपाहियों के पास 3 सॉल रिंग थी, 2 वॉयलेट और 1 ब्लैक। उनकी सॉल रिंग देखकर राशिद हंसने लग गया और अपने 5 एलिमेंट के साथ अपनी हरी सॉल रिंग उनके सामने दिखाई, जिसको देखकर सभी सैनिक डर गए थे। महिमा, क्या 5 एलिमेंट और सभी में पहली सॉल रिंग हरी रंग की, मतलब तुम 100,000 से ऊपर की सॉल रिंग इस्तेमाल कर रहे हो? राशिद, हाँ, मेरी सॉल रिंग की उम्र 1000,000 साल की है। ये सुनकर राशिद हैरान रह गई और राशिद ने अपनी सॉल स्पिरिट को बाहर बुलाया। उस होली गोल्डन स्नैक का ऑरा डरावना लग रहा था। शाहिद, रुक जाओ राशिद, ये तुम्हारी मंगेतर है। ये पीछे से राशिद के चाचा शाहिद ने रुकने को कहा और आगे आकर राशिद को शांत किया। वही महिमा ने हाथ से ताली बजाई और बोली, महिमा, मुबारक हो, अब तुम भी दूसरे स्तर के सॉल मास्टर बन चुके हो और तुम भी अपनी दूसरी सॉल रिंग भी हासिल कर सकते हो। शायद अब तुम्हारी सॉल रिंग 4000,000 साल की होगी। राशिद को समझ आ गया कि महिमा ने उसके साथ मजाक किया था ताकि राशिद लेवल 20 तक पहुंच जाए। राशिद कुछ बोल भी नहीं सका, तभी महिमा ने सीधा भागकर आते हुए राशिद के होठ चूम लिए, जिसको देखकर प्रिया और रवीना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। प्रिया, राशिद, तुमने हमें कभी ऐसे चूमा नहीं तो इस मंगेतर को कैसे? रवीना, हाँ राशिद, हमें जवाब चाहिए, बताओ क्यों तुमने इसको हमसे पहले चूम लिया? प्रिया और रवीना मुस्कुराते हुए और गुस्से में राशिद को देखने लग गए। बेचारा राशिद क्या जवाब देता, उसने आओ न ताओ अपने विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए तेजी से जंगल की भाग गया। प्रिया, और रवीना, भाग कहाँ रहे हो? राशिद, आज तुम्हारी खैर नहीं। इतना बोलकर प्रिया ने भी अपने विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए रवीना को साथ लेकर राशिद के पीछे जंगल में भागी। बेचारे राशिद की आज खैर नहीं थी। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 10 आफ्टर 6 मंथ्स। राशिद भागते हुए जंगल के ऐसे कोने में पहुंच जाता है जहां से उसका आश्रम कहीं गायब हो गया था। वापस आने का रास्ता राशिद को मिल नहीं रहा था। राशिद कहीं मैं असली जंगल के हिस्से में तो नहीं आ गया? राशिद बिल्कुल सही सोच रहा था, वह सच में उस जंगल में आ गया था जहां के जंगली जानवर उस फॉरेस्ट स्पिरिट के हाथों से दूर थे। तभी उसके मन में ड्रैगन सॉल स्पिरिट ने कहा, ड्रैगन, राशिद, तुम्हारे पास एक जंगली जानवर है, इससे अपनी फाइटिंग कौशल को सुधार लो तो तुम अपने एकेडमी के प्रवेश परीक्षा में पास कर सकते हो। इतना सुनने के साथ राशिद ने अपना सिर हाँ में हिलाया और तैयार हो गया। तभी वह जानवर राशिद के सामने आ गया। ये था 6 पूंछ वाला शेर। ये शेर राशिद को अपना खाना समझकर राशिद पर हमला कर दिया। राशिद ने भी जवाब में एक मुक्का सीधा उसके जबड़े के नीचे मारा। मार खाकर शेर को कुछ फर्क नहीं पड़ा, उल्टा शेर को और गुस्सा आ गया। ड्रैगन, राशिद, ये शेर एक 20,000 साल के सॉल रिंग का जानवर है और तुम्हारे पास 2000,000 साल की 8 सॉल रिंग है, तब भी तुम अपना अनुभव में कमी के कारण इससे जीत नहीं पा रहे हो, तो तुम असली युद्ध में कैसे जीतोगे? तभी मैं कह रहा हूं, जब तक तुम यहाँ इस जंगल में हो अपना अनुभव बढ़ाओ। राशिद, मगर मेरी तीनों मांगेतर, उनका क्या करूं? ड्रैगन, तुम सिर्फ 6 महीनों के लिए यहाँ पर रहोगे, उसके बाद तुम वापस चले जाना, वह समझेंगे कि तुम खो गए हो। फॉरेस्ट स्पिरिट, इसके लिए तुम चिंता मत करो, ये काम मैं कर दूंगी। अब तुम्हें अपनी दूसरी सॉल रिंग को अवशोषित करना है। उसके बाद तुम अकादमी में परीक्षा दोगे तो तुम आराम से अपनी इन 2 सॉल रिंग से कर सकते हो। राशिद, तो आप जानते थे कि मेरे अंदर एक अलग सॉल स्पिरिट है? फॉरेस्ट स्पिरिट, हाँ, मैंने बस बोलना उचित नहीं समझा। मैं तुम्हारी अभ्यास भी करवा देती अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए अपनी सॉल स्पिरिट का एक हिस्सा तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए नहीं रखा होता है। इतना सुनकर राशिद ने अपनी दूसरी सॉल रिंग के लिए अपने सारे एलिमेंट को बाहर करता है और आसपास के एनर्जी से सॉल रिंग बनाने लग गया। फॉरेस्ट स्पिरिट, राशिद, इस बार तुम्हें अपने ध्यान को पहले से ज्यादा मजबूत करना होगा ताकि तुम अपने लिए पहले से ज्यादा ताकतवर सॉल रिंग अवशोषित कर सको। जैसे फॉरेस्ट स्पिरिट ने बताया था, राशिद को अपनी दूसरी सॉल रिंग को हर एलिमेंट में बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। राशिद हार मानने वालों में से नहीं था, उसने अपने ध्यान को मजबूत करने के लिए अपने दिमाग को शांत किया। आसपास में हवा में हलचल होने लग गई, एक तूफान सा राशिद के पीछे खड़ा हो गया। आखिर में कोशिश करने के बाद आधा राशिद कामयाब हो गया अपने 8 सॉल रिंग पाने में, जिनकी उम्र करीब 4000,000 साल की थी। करीब 6 महीनों तक अपनी ट्रेनिंग के बाद राशिद अब पूरा बदल चुका था। उसका चेहरा अब हैंडसम होता जा रहा था, उसके पेट पर एब्स भी आने लग गए थे। अब राशिद करीब 12 साल का हो चुका था।
उसकी आंखों का रंग काले से नीले में बदल रहा था। राशिद, अरे ओ जालिम स्पिरिट्स, अब मेरा वक्त पूरा हुआ, अब मैं जा सकता हूँ नागा आश्रम वापस। ड्रैग न और फॉरेस्ट स्पिरिट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें जालिम बोलने के लिए? जब तुम एकेडमी में जाओगे तब तुम हमारे शुक्रगुजार होगे कि हमने तुम्हें ट्रेन किया है। एक बात और, एकेडमी हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, वहां तुम्हें खुद से ही सब देखना होगा। उनकी बातें सुनकर राशिद उनको समझाता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। उनका धन्यवाद करके अब राशिद अपनी खुद की बनाई हुई कमीज पहनकर चल देता है, नागा आश्रम में जाता है। उधर नागा आश्रम में राशिद के लिए एक झटका इंतजार कर रहा था। उसकी मां उसके तीनों मंगेतर पर गुस्सा दिखा रही थी। देविका, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एक छोटी सी बात के लिए राशिद को जंगल में 6 महीने अपना आसा करना पड़ा। पता नहीं मेरा बेटा कैसी हालत में होगा। देविका की बात सुनकर प्रिया, रवीना और महिमा तीनों सिर झुकाए नीचे बैठे हुए थे। लेकिन तभी देविका जोर से हंस पड़ी। देविका, तुमने वैसे सही काम भी किया है राशिद को जंगल में भेजकर। इससे राशिद को अच्छा अनुभव हो जाएगा कि बाहर की दुनिया इतनी भी आसान नहीं है। राशिद शायद अब तक अपनी दूसरी सोल रिंग भी अवशोषित कर चुका होगा। प्रिया, राशिद हम सभी से बहुत आगे है, वह खुद से अपनी सोल रिंग बना सकता है। उसकी पहली सोल रिंग ही 2000 साल की हरे रंग की सोल रिंग थी। ये सुनकर तो देविका भी एक बार को खुद को गिरने से बचाया और फिर पूछा, देविका उसके पास कितने तत्व है ये भी बता दो। रवीना, राशिद के पास 8 एलिमेंट है, फायर, वाटर, विंड, प्लांट, अर्थ, लाइटनिंग, आइस और जहर। देविका, है भगवान, इतने सारे एलिमेंट और सभी में सोल रिंग भी एक जैसी? मेरा बेटा सही में अपने और दादा से भी ज्यादा प्रतिभाशाली है। इसका मतलब है कि वह साक्षात भगवान बनकर इस दुनिया में आया है। इसके बाद देविका के चेहरे में एक खतरनाक मुस्कान थी, जिसको देखकर तो एक बार तो कुलपति भी डर गए थे। कुलपति अपने दिमाग में सोच रहे थे, कुलपति ये औरत बहुत खतरनाक है, इसने पवन को भी ऐसा बना दिया था कि वह बिना युद्ध करे रह नहीं सकता था। कहीं ये राशिद को भी वैसा युद्ध का प्यासा न बना दे। इस औरत को राशिद से दूर ही रखना पड़ेगा। अभी तो राशिद की चौथी मंगेतर भी आनी बाकी है, जो इसी ज्वलंत फिनिक्स कबीले से है। मैं बस इतना चाहता हूं वह लड़की राशिद की मां की तरह न हो, नहीं तो राशिद का बर्बाद होना भी पक्का है। कुलपति जी यह सोच ही रहे थे कि उन्हें लगा कि वह पकड़े जा चुके हैं। उन पर सीधी नजर देविका की थी, जिससे वह और डर गए। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 11, रशीद गॉन प्लैनेट अर्थ। देविका ने कुलपति को घूरते हुए देखा, जिससे कुलपति डर से गए थे। देविका, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपने राशिद को एक सोल बोन नहीं दे सके। कुलपति, महारानी देविका जी, राशिद ने अपनी सोल रिंग अपनी ध्यान से पाया है, किसी जानवर को मारकर नहीं, इसलिए राशिद के पास कोई सोल बोन नहीं है। देविका, ठीक है, आपने इतना काम सही किया, इसलिए मैं नागा आश्रम को 500 साल के 2 फलों के बीज दे रही हूं, जिससे आप और वैसे ही फल उगा सके यहां और रैंक 6 के सोल स्पिरिट मास्टर बनाकर। कुलपति जी ने मन ही मन चैन की सांस ली। ये राशिद की मां सही में दबंग थी, जिसके सामने राशिद भी अपनी आंखें न उठाए तो सही रहेगा। तभी एक आश्रम के सेवक ने आकर बताया कि राशिद जंगल से वापस आ चुका है और अपनी मंगेतरों को ढूंढ रहा है, तो उसकी तीनों मंगेतर वहां से बिन बताए भाग जाती है। देविका उन्हें रुकने के लिए कहती है, लेकिन वह तीनों रुकती नहीं है। दूसरी तरफ राशिद को पता चलता है कि उसकी तीनों मंगेतर कुलपति की कुटिया में उसकी मां ने रोक रखा था, तो राशिद गुस्सा था क्योंकि उसकी मां ने उसको अकेला छोड़ दिया था। तो वह अब किस लिए आए हैं? राशिद को तभी अपनी तीनों मंगेतर दूर से आते हुए दिखाई देते हैं और तीनों ने आकर राशिद को बताया कि तुम अपनी मां से दूर रहो। वह बहुत खतरनाक लग रही थी, यहाँ तक कुलपति भी उनके सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इतना सुनकर राशिद तुरंत वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके तीनों मंगेतर के पीछे आए हुए सोल मास्टर ने राशिद को घेर लिया। राशिद, आप लोग कृपया मुझे जाने दे, मेरा आप से लड़ने का कोई मन नहीं है। तभी उनमें से एक सिपाही बोला, छोटे मालिक राशिद, आपके माता का आदेश है, हम मजबूर हैं। राशिद, तो आप लोग मुझे जाने नहीं देंगे? ठीक है, मुझे अपनी सोल रिंग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर राशिद ने तुरंत अपने सभी एलिमेंट के साथ सोल रिंग को भी बाहर निकाला। राशिद अब लेवल 25 तक पहुंच चुका था, यानी कि वह रैंक 3 सोल मास्टर बनने के करीब था। उसके हर एलिमेंट में 2 हरी रिंग और उसकी ऑरा से वह सभी बोल सकते थे कि उसके हर सोल रिंग की उम्र बहुत ज्यादा थी। देविका, रुक जाओ बेटा राशिद, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे इसलिए गुस्सा हो कि मैंने तुम्हें अकेला क्यों छोड़ा। तो सुनो, मैं तुम्हारे
पर अपने फिनिक्स कबीले और तुम्हारे पिता के दुश्मनों की नज़र न पड़े इसलिए तुम्हें मैंने खुद से अलग किया था जब तक तुम 12 साल के न हो जाओ। नहीं तो तुम्हें जबरदस्ती ज्वलंत फिनिक्स कबीले में रहना पड़ता जो अभी प्लेनेट पृथ्वी पर रहते हैं। राशिद, प्लेनेट पृथ्वी ये कौन सी जगह है माँ? देविका, प्लेनेट पृथ्वी वही जगह है जहां से हम इंसान आए हैं। ये प्लेनेट ल्यूटेन भी हमने बाद में ढूंढकर यहाँ बसे हैं। असली इंसानों की जगह प्लेनेट पृथ्वी है। अगर तुम उस जगह को देखना चाहते हो तो तुम्हें अकादमी की परीक्षा में पास होना होगा। सॉल मास्टर अकेडमी प्लेनेट पृथ्वी पर है। यहाँ तुम सिर्फ अपने सॉल रिंग को हासिल कर सकते हो। अगर तक छोटे महे सॉल बोन चाहिए तो तुम्हें पृथ्वी पर आना होगा। इस प्लेनेट में तुम्हें सॉल बोन नहीं मिलेंगे और दूसरा प्लेनेट यहाँ से काफी दूर है, वहां जाने के लिए भी तुम्हें प्लेनेट पृथ्वी पर आना होगा। राशिद, सॉल बोन ये क्या चीज है? देविका, इसके लिए तुम्हें अकेडमी में तुम्हें अपनी परीक्षा में पास होकर दाखिला लेना होगा, उसने बाद ही तुम्हें सॉल बोन का पता लगेगा। बिना अकेडमी के तुम्हें सॉल बोन नहीं प्राप्त हो सकती। आ सुनकर राशिद मान गया और अपनी तीनों मंगेतर के साथ प्लेनेट पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन राशिद आश्रम को अलविदा कहकर अपनी मां के साथ टेलीपोर्ट स्टेशन पर चला गया और वहां से एक प्लेन में बैठ गया। उसकी मां और तीनों मंगेतर भी साथ में थे। देविका, राशिद अब तुम्हारा असली सफर शुरू होता है। तुम्हारे पिता के हथियारों को तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए उनसे पंगा मत लेना जब तक तुम रैंक 8 सॉल मास्टर रना बन जाओ। हालांकि तुम्हारे सॉल रिंग बहुत ताकतवर इसलिए तुम उनको एक बार को टक्कर दे सकते हो, लेकिन तब भी उनके आसपास मत आना जब तक तुम अपने असली लेवल तक नहीं पहुंच जाओ। इतना सुनकर राशिद ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वह प्लेनेट पृथ्वी पर उतरने के लिए तैयार हो गए। राशिद को प्लेनेट पृथ्वी में पहुंचने में करीब 1 महीना लग गया था। वो तो उसकी मां ने सही वक्त में आकर राशिद को एडमिशन के लिए प्लेनेट पृथ्वी पर लेकर आ गई। आज से 2 दिन बाद अकेडमी के दाखिला परीक्षा होना है। राशिद देखता है कि प्लेनेट अर्थ उसके प्लेनेट से ज्यादा सुंदर है। इसके नीले और हरे रंग ने इसको और सुंदर बना दिया था। बस ये प्लेनेट ल्यूटन बी से छोटा था। सभी प्लेनेट से नीचे उतरते हैं। नीचे राशिद के स्वागत के लिए फीनिक्स कबीला आया हुआ था। देविका राशिद को सरतक कर देती है कि इनसे ज्यादा घुल मिलने मत लग जाना, सिवाय तुम्हारे चौथे मंगेतर के जिस के साथ तुम्हारी शादी परीक्षा के बाद होगी। राशिद, अरे फिर से नहीं 3 कम थी क्या? अब एक और आ गई। ये किस्मत भी ऐसी है, जहां जाओ वही एक मंगेतर। देविका, ये तुम्हारे पुराने मंगेतर को हटाकर चुनी गई मंगेतर है तो इन्हें स्वीकार करो। पुराने मंगेतर को पता लगा कि तुम पिता से भी ज्यादा प्रतिभाशाली हो तो ये सब पछताई, क्योंकि इन्होंने ही तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ा और इन नई मंगेतरों ने रिश्ता तोड़ा नहीं था, ये सोचकर कि तुम्हारे पास अपना कबीला नहीं है। राशिद अपनी मां की बात को मान गया और अपने नसीब को भी एक ने छोड़ा तो दूसरे ने अपनाया। राशिद जब प्लेन से उतरा तो वह देखता है एक 7 फीट लंबे अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 12 फीनिक्स किंगडम। भैरो, हेलो बेटा राशिद, कैसे हो? मैं तुम्हारा नाना हूँ भैरोजक वलंत, फिनिक्स कबीले का मुखिया। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा प्रवेश परीक्षा अच्छा हो। राशिद कुछ बोला नहीं क्योंकि इस आदमी की उम्र बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसको उनकी आभा बहुत शक्तिशाली लगती है। देविका, पिता जी राशिद सभी को जानता नहीं है, इसलिए इसको अपने सभी मंगेतर के बारे में नहीं पता है। भैरो, बेटा राशिद, तुम्हें अपने पुराने मंगेतर यहाँ अकेडमी में जरूर मिलेंगे और जब उनको पता चलेगा कि तुम अपने पिता से भी ज्यादा प्रतिभाशाली हो तो वह दोबारा से तुम्हारे मंगेतर होने के दावा करेंगे और तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने तुम्हारे लिए मंगेतर रखे हुए थे। 2 तो बचपन में ही तय हो गए थे। अभी तुम्हारे कितने मंगेतर होंगे तुम्हें पता भी नहीं है। राशिद, हाय मेरी किस्मत, अब और कितने मंगेतर है? 4 कम है अभी, और कितने होंगे पता नहीं। इस बच्चे की जान ले लो सभी। तभी भैरो आकर उसके कानों में बोलते हैं। उनका मन राशिद को थोड़ा छेड़ने को हुआ। भैरो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो एक बड़ी लड़की चलेगी तुम्हारे लिए। मेरी एक भतीजी और है, बस वो 20 साल की है और वो तुम्हें पसंद भी करती है। ये भी तुम्हारी चौथी मंगेतर की तरह एक और मंगेतर है तुम्हारी। राशिद, चलो पता तो लगा कि मेरी 2 मंगेतर इसी कबीले से है, बाकी और देखनी होगी। देविका, पिताजी आपने शुरू में ही राशिद को अपने दोनों मंगेतर के बारे में बता दिया, लेकिन आपने यह न ही बताया कि सुचित्रा 20 साल की हो गई है। लेकिन जब से उसको पता चला कि उसकी मंगेतर है तो उसने किसी लड़के को अपने आसपास नहीं आने दिया। जो भी वो या तो अपंग हो गया या फिर इस दुनिया से चला गया। पीछे राशिद बा छोटे तक खुश था कि यह लड़की उसको बिना जाने ही उसके लिए सभी से झगड़ गई। अब राशिद को भी वह लड़की पसंद आने लग गई। उधर दूसरी तरफ उसकी तीनों मंगेतर अपने मन में सोच रहे थे कि राशिद उनके हाथ से न चला जाए, क्योंकि
लड़कियों को लड़के फंसाने अच्छे से आते हैं। उसके बाद सभी एक गाड़ी में बैठे जो बिना किसी घोड़े के चल रही थी, उसमें न तो धुआं भी बाहर आ रहा था। कुछ वक्त के बाद सभी फिनिक्स कबीले के हवेली के पास पहुंच जाते हैं। ये हवेली बहुत बड़ी थी, जिसको देखकर लग रहा था कि इस इमारत को बहुत सुरक्षा से बनाया गया है। राशिद के नाना ने दरवाजे के सामने जाकर एक कोई काट जैसा कुछ डाला और दरवाजा खुला। उस दरवाजे के पास कोई भी नहीं खड़ा था। अंदर जाने के बाद राशिद देखता है वहां बहुत से लोग खड़े थे जो उसके दादा के सामने सिर झुकाए हुए थे। वहां की सभी औरतें बहुत खूबसूरत थी। तभी दो लड़कियां उन लोगों में से बाहर आती हैं और एक एक करके राशिद के होठ चूम लेते हैं, जिसको देखकर फिर से प्रिया और रवीना को जलन होने लगी। प्रिया, राशिद तुम अब धीरे धीरे लड़कीबाज नहीं होते जा रहे हो। इतना सुनकर राशिद के रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। सुचित्र, आप लगता है मैंने फिर से किसी से कोई चीज पहले छीन ली। रवीना, नहीं, आप दोनों दूसरी बार हो। इतना बोलकर रवीना ने ठंडी नजरों से महिमा को घूरा, जिससे महिमा को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी वहां दूसरी लड़की बोल पड़ी जो राशिद को चौथी मंगेतर थी। कल्याणी, तो क्या फर्क पड़ता है, रहना हम सभी को राशिद के साथ ही है और उन घमंडी लड़कियों को पछतावा होना चाहिए कि उन्होंने राशिद से रिश्ता तोड़कर गलत किया है। कल्याणी की बात पर सभी मंगेतर के साथ राशिद भी सहमत हो गया और सभी फिर फिनिक्स कबीले के हवेली के अंदर ठहर गए। राशिद को अपने मंगेतरों के साथ छोड़कर देविका और भैरव दोबारा वापस चले गए और सभी को आज आराम करने को कहा। बड़ी ही देर बाद एक नौकर ने आकर उन सभी को एक कमरे में भेजा जहां राशिद के बिस्तर के साथ और 5 बिस्तर थे, जिसकी देख राशिद समझ गया कि यह बिस्तर उसके मंगेतरों की है। इन बातों को ध्यान न देते हुए राशिद जल्दी सो गया क्योंकि कल उसको परीक्षा भी देनी थी। दूसरी तरफ उसकी सभी मंगेतर राशिद के पास आना चाहती थी, लेकिन सुचित्रा ने सभी को रोक रखा था, जो सभी लड़कियों को एक जगह रोका हुआ था। सुचित्रा, राशिद को कल अपनी परीक्षा देनी है तो तुम लोग भी सो जाओ, तुम्हारी भी परीक्षा होगी, ऐसा ना हो कि राशिद तुम्हारे हाथ से चला जाए। सुचित्रा की बात सुनकर सभी सो जाते हैं और सुचित्रा भी सो जाती हैं। सुचित्रा सपने में राशिद को अपने पास देखती है और उसके मुंह पर मुस्कुराहट नजर आती है। प्रिया, बहुत सपने देखे जा रहे हैं इस आंटी के हुमम। रवीना, पता नहीं खुद को क्या समझती है। महिमा, कल मैं राशिद को अपने ऊपर ध्यान आकर्षित करूंगी। कल्याणी, दीदी आप कम से कम मुझे तो राशिद से मिलने देती, मुझे ये लड़का पसंद है और उम्मीद करती हूँ कि वह भी मुझे पसंद करेगा। ही। चारों लड़कियां मन ही मन खुसर फुसर कर रही थी और आखिर में सभी सो गई। अगले दिन सुबह राशिद जल्दी जाग गया था और अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग जारी कर दी। वहीं दूर बैठी देविका खुश थी कि उसका बेटा परीक्षा को लेकर पहले से तैयारी कर रहा था। तभी एक नौकर आता है और देविका को बताता है परीक्षा कल से होगी। आज कुछ टीचर किसी कारण नहीं आ पाए हैं तो परीक्षा कल से होगी। देविका ने नौकर को वापस भेज दिया और राशिद के पास जाकर उसको ट्रेनिंग रोकने को कहा। फिर देविका उसको नाई के पास ले गई और उसके बाल कटवा दिए। बाल काटने के बाद राशिद पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी नीली आंखें उसको और ज्यादा हैंडसम बना रही थी। देविका, राशिद जैसे तुम्हें पता है तुम्हारे आखिरी दोनों मंगेतर ज्वलम तब फिनिक्स कबीले से है, लेकिन तुम्हारे पुराने 2 मंगेतर भी फिनिक्स कबीले से है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 13 एक्स फियांसेज एनकाउंटर। राशिद, आप क्या कहना चाहती हैं माँ? देविका, तुम्हारे पुराने 2 मंगेतर इस कबीले के सबसे ताकतवर लोगों की बेटियां थी और अब उन्हें पता लगेगा कि तुम्हारे पास मेरे पति से ज्यादा बेहतर कौशल है, तो वह तुम्हारे ऊपर फिर से वापस रिश्ता रखने के लिए अपनी बेटियों को हर कोशिश करने को कहेंगे। आखिर कौन नहीं चाहता कि उनकी बेटियां किसी अच्छे लड़के से शादी हो। राशिद को अपनी माँ की बात समझ गया था कि क्यों उसके इतने मंगेतर हैं। ये सब उसके लिए ही किया गया था ताकि राशिद अपने सोल मास्टर बनने की राह में किसी चीज से भटक न जाए। ये तो राशिद की शुरुआत थी, अभी कितनी मुश्किलें आने बाकी है ये खुद उसको भी नहीं पता था। देविका, बेटा राशिद, तुम लेवल 20 तक पहुंच गए हो, लेकिन तुम्हारे आगे की लेवल बढ़ने की स्थिति अब धीमी हो जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखना और एकेडमी में दुश्मन बनाने से खुद को रोकना। वहां में या कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, वहां तुम अपनी ताकत पर जिंदा रहोगे। राशिद उनकी बात समझ गया और बाहर जाने के लिए अपना सामान समेटने लगा। उसकी मंगेतर भी साथ में मिलकर सामान समेटने लग जाती है, लेकिन अब राशिद को न से कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मुसीबत में यही मंगेतर उसकी मदद कर सकते थे। इधर राशिद अपने एकेडमी के प्रवेश परीक्षा से पहले अपने मंगेतरों के साथ समय बिता रहा था। पृथ्वी और ल्यूटेन बी से भी अलग ग्रह जहां इंसान गए थे,
उनके ग्रह की दूरी पृथ्वी से करीब 50 प्रकाश वर्ष दूर थी। वहां के दूसरे कबीलों के लोगों को पता चला कि जिस लड़के राशिद से उन्होंने अपने बेटियों के रिश्ते तोड़े थे वही अब ऐसा सॉल मास्टर बनने जा रहा था जो आगे चलकर अपने पिता से भी बड़ा मास्टर बनेगा। वही उस सौर मंडल में 3 ग्रह ऐसे थे जहां इंसान बसे हुए थे। जब सभी ग्रह में जिन जिन लोगों ने राशिद से शादी का रिश्ता तोड़ा था तुरंत ल्यूटेन बीकेल छोटी ईए निकल गए। करीब 9 महीनों के बाद वह सभी नागा आश्रम पहुंचे। उन्होंने काफी सारे तोहफे भी रखे थे ताकि वह राशिद से रिश्ता दोबारा जोड़ सके। लेकिन राशिद ल्यूटेन बी प्लेनेट पर होगा तभी तो फिर सभी तुरंत प्लेनेट पृथ्वी पर अपने अकादमी ट्रेनिंग ले रहे बेटियों से राशिद से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करने गए, लेकिन करते कैसे। राशिद गया ही अलग अकेडमी में था जिसमें सभी को दाखिला मिलना मुश्किल था। ये सभी राशिद को उसके पोत आने मंगेतर से दूर रखने के लिए किया गया था। राशिद अपने अकेडमी पहुंच चुका था। वहां बहुत से बच्चे थे राशिद के उम्र के, कुछ तो राशिद से भी उम्र में बड़े थे। तभी एक महिला सामने आती है और देविका उन्हें हर चीज बता देती है। देविका, देखो पायल, अगर राशिद के मंगेतर में से कोई पास नहीं कर पाता है तो उसको राशिद के मंगेतर के हिसाब से रखने की जरूरत है। पायल, आखिर तुम्हारे बेटे में ऐसा क्या खास है जो तुम इसके मंगेतर के लिए इतना कोशिश कर रही हूं। तभी देविका ने भी मुस्कुराते हुए बस इतना कहा कि यह तुम्हें एग्जाम टेस्ट के बाद पता चलेगा मेरा बेटा क्या चीज है। देविका की बात सुनकर पायल थोड़ी अचंभे में थी। यहाँ किस बड़ी ई को कुछ पता नहीं था कि इनके बीच एक ऐसा स्टूडेंट है जो सबको हिलाकर रख देने वाला था। एकेडमी के अंदर जाकर सभी स्टूडेंट एक बड़े से ग्राउंड में कुर्सी पर बैठे हुए थे। राशिद अभी अपने माँ के साथ ग्राउंड का बाहर था और साथ में उसके सभी मंगेतर भी। देविका, बेटा, मैं और तुम्हारे नाना इस ग्राउंड में नहीं आ सकते, तुम्हें यहाँ अपने मंगेतरों के साथ जाना होगा। भैरव, मेरे पोते, अब तुम अपना टैलेंट दिखाना मगर बस, और कोई मंगेतर मत लेकर आ जाना, नहीं तो तुम्हारे लिए उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ 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 देविका, पिताजी, आप में अभी भी छिछोरा पर नहीं गया, इसलिए ही मैं राशिद को आपसे मिलने से रोक रही थी। इतना बोल के देविका ने भैरव के आगे टांग अड़ा दी जिससे भैरव मुंह के बल जमीन पर गिरे, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई। इसको देखकर बाकी सभी लोगों को हंसी आ गई। भैरव, क्या देविका, जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो तुम मुझे ऐसे ही बेइज्जत करते हो। देविका, पिताजी, आप खुद को सुधार लीजिए, नहीं तो मैं सबको ये बता दूंगी कि आपने कितने मंगेतर रखे थे अकादमी के टाइम और उन सब ने आपकी क्या हालत की थी। ये सुनकर भैरव चुप हो गए और उनके मुंह से कुछ आवाज नहीं निकली। सीधा ग्राउंड से जाकर स्टेज के सामने एक सीट पर बैठ गए। उधर दूसरी तरफ राशिद के पुराने मंगेतर में से एक जो फिनिक्स कबीले से थी जिसका नाम सलोनी था, बोली, सलोनी, चलो देखते हैं इस लूजर को, इससे हमारी शादी फिक्स हुई थी किस लेवल पर पहुंचा है, किस रंग की सॉल रिंग है ये भी देख लेंगे। पूजा, अगर यह सही में कोई टैलेंटेड जीनियस निकला तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सलोनी, चलो देखते हैं कर यह होता है, अगर यह सही में जीनियस है तो हम इसको अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। तभी पीछे से एक लड़की और बोलती है, ये राशिद नहीं है हमारा पहला मंगेतर जिससे बाद में रिश्ता तोड़ा गया था। ऐसे धीरे धीरे राशिद के सभी पुराने मंगेतर आ जाते हैं और सभी राशिद को देखकर हैरान भी थे और उनके दिमाग में कुछ खुरतफाती चल रहा था। ज्योति, ओए मेरे नकारे पुराने मंगेतर आज यहाँ कैसे? जीवा, लगता है आज किसी को अपनी बेइज्जती करवानी है। सभी राशिद की पुरानी मंगेतर अपने मंगेतर के साथ राशिद को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राशिद की सभी मंगेतर आ चुकी थी। उनकी खूबसूरती देखकर तो राशिद के सभी पुराने मंगेतर जलन की भावना से देख रहे थे। यह नहीं हो सकता, राशिद के इतने खूबसूरत मंगेतर, एक तो राशिद से बहुत बड़ी लग रही है, ये तो अपने एकेडमी की डेविल क्वीन है जिससे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। ये राशिद की मंगेतर कैसे हो सकती हैं? सुचित्रा को राशिद के साथ देखकर लड़कियां डर रही थी तो वही लड़के जलन से राशिद को कच्चा चबाने के लिए जलन की नज़र से देख रहे थे। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 14, एकेडमी एंट्रांस एग्जाम। जो लड़के सुचित्रा को पसंद करते थे वह सभी राशिद से उम्र में बड़े थे। वह सभी सोच रहे हैं कि कैसे राशिद का जीना इस एकेडमी मुश्किल कर दे, लेकिन उससे पहले वह सभी राशिद की सॉल स्पिरिट देखना चाहते थे और उसकी सॉल रिंग भी देखना चाहते थे। अगर राशिद को भी हेडमास्टर का सपोर्ट मिल गया तो राशिद को हम हाथ भी नहीं लगा सकते थे। एक लड़के ने बोला, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरे भाई को मेरे होते हुए परेशान करने की? उन लड़कों के पास आते हुए राशिद का भाई रोशन बोला। रोशन अभी भी उसी एकेडमी में था और कभी बाहर नहीं आता था, लेकिन जब उसको पता लगा राशिद उसी अकादमी में आया था तो वह अपने भाई से मिलने आ गया।
चूंकि रोशन को राशिद से अपने जगह के लिए कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए रोशन भी राशिद के लिए कोई मुश्किल नहीं करना चाहता था। अरे रोशन भाई, राशिद आपका भाई है, एक लड़के ने डर के बोला। रोशन की सोल स्पिरिट भी गोल्डन डिवाइन ड्रैगन थी, जिसमें 10 एलिमेंट रोशन ने जागृत किया है और रोशन अभी उस एकेडमी में एक टीचर था। रोशन बोला, यह मेरा भाई है और इसकी सोल स्पिरिट भी मेरी जैसी है, बस फर्क इतना है कि उसकी सोल स्पिरिट इवॉल्व होकर मेरे जैसी बनेगी। जहां तक सुचित्रा की बात है तो वो राशिद की मंगेतर है और उसके पीछे खुद भैरव जी है, इसलिए तुम लोग राशिद को परेशान करने की सोचना मत। सभी लड़कों ने हामी में सिर हिलाया। उन लोगों को पता नहीं था राशिद के मंगेतर होने के लिए सुचित्रा के पीछे ज्वलंत फिनिक्स कबीले के मुखिया का हाथ है। उन्होंने समझ लिया था कि क्यों सुचित्रा उनको भाव नहीं देती थी, क्योंकि उसके दादा इसके पीछे थे। उधर राशिद को उन लड़कियों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। राशिद चिल्लाने दो, इनको क्या ही फर्क पड़ता है, जब इन्हें पता चलेगा कि मैं किस लेवल पर हूं तो इनको दिल का दौरा पड़ना लाजमी है। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने मुझसे रिश्ता तोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। राशिद कुछ न बोलकर अपने नंबर पर्ची निकालने चला गया और उसको पर्ची नंबर 30 की मिली थी। राशि द इंतजार करने लग गया और स्टेज पर सबकी परफॉर्मेंस देख रहा था। ज्यादातर की सोल रिंग पीले रंग की थी, जिसका मतलब था कि वह सोल रिंग 100 साल के आसपास की होंगी। राशिद बैठे बैठे बोर हो रहा था तो सुचित्रा उसके पास आ गई। सुचित्रा, तुम्हें बोरियत हो रही है, मानती हूं तुम इन सब से अलग हो, लेकिन एकेडमी को अपनी मजबूती के लिए सोल मास्टर चाहिए ताकि यह अपना दबदबा बनाए रख सके, नहीं तो दूसरी अकादमी इस अकादमी को बर्बाद कर सकते हैं। राशिद, तो करीब कितने सोल मास्टर इस अकेडमी में है और कितने अकेडमी पृथ्वी पर है? सुचित्रा, इतना मैं भी नहीं बता सकती, इसके लिए तुम्हें इस अकेडमी के बैटल स्क्वाड में 10 में जगह लेनी होगी और दूसरे अकेडमी से बैटल करना होगा। राशिद, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उस स्क्वाड में आने की। तभी स्टेज पर प्रिया आती है। 5 एलिमेंट 2 लाल रंग की सोल रिंग, फिर अपनी सोल स्पिरिट दिखाती है 5 एलिमेंट वाली पंछी। उसके बाद रवीना आती है, उसके पास मेंटल एलिमेंट होता है जो बहुत ही दुर्लभ है। उसके भी 2 लाल रंग के सोल रिंग दिखाई देती है। फिर महिमा आती है, उसके भी 2 लाल रंग के सोल रिंग थे, मगर सोल्स पर छोटी इरिट एक इनविजिबल टाइप की थी, जिसको देखकर तो राशिद भी चौंक गया था। महिमा के बाद कल्याणी का नंबर आता है, उसके पास भी 2 लाल रंग की सोल रिंग थी, उसकी सोल स्पिरिट हिम फिनिक्स थी। हिम फिनिक्स एक फिनिक्स जैस आही होता है, बस इसके पास आग की जगह बर्फ कंट्रोल करने की ताकत होती है। राशिद, सुचित्रा, तुम्हारे पास कौन सी सोल स्पिरिट है? सुचित्रा, मेरे पास ज्वलंत फिनिक्स सोल स्पिरिट है और 4 सोल रिंग है। राशिद की अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इसकी जैसी लड़की उसके मंगेतर बनने के लिए तैयार हो गई। राशिद ने फिर से स्टेज की तरफ देखा तो इस बार पीले रंग के सोल रिंग नहीं थे, बल्कि बैंगनी रंग के 2 सोल रिंग दिखाई दे रही थी। इसका मतलब ये सोल रिंग 1000 साल की कम से कम होंगी। तभी राशिद का नंबर आता है और वो स्टेज पर चला जाता है तो नीचे लोगों में दोबारा खुसर फुसर होने लगती है। क्या ये सही में रोशन का अपना भाई है? लेकिन दोनों में कोई आपसी बैर नहीं है, ऐसा मुश्किल ही होता है। तभी एक दूसरा व्यक्ति बोलता है, शायद राशिद को कबीले की कुर्सी के लिए कोई मोह नहीं है, इसलिए ही इन दोनों में लड़ाई नहीं होती है। तभी राशिद के पुराने मंगेतर ने बोला, ये लूजर है जो बस आज अपनी बेइज्जती करवाने आया है और कुछ नहीं। ऐसे बातें राशिद के कानों में जाती है, लेकिन राशिद उन सभी बातों को नजरअंदाज कर देता है और थोड़ी देर वही राम से मन शांत कर देता है। क्या तुम अब तैयार हो? राशिद, सामने खड़े टीचर ने कहा। मैं तैयार तो हूं, लेकिन ये लोग मुझे मेरे सोल स्पिरिट को जगाने के हिस्से में परेशान कर रहे हैं, कृपया आप इनके मुंह बंद करवा सकते हैं ताकि मैं अपनी सोल रिंग के साथ अपनी सोल स्पिरिट जगा सकूं। कहीं ये लोग डर न जाए, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं। इतना बोलकर राशिद अपने एलिमेंट को सबके सामने लाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते सभी एलिमेंट फायर, अर्थ, वाटर, विंड, लाइटनिंग, प्लांट, उसके 6 एलिमेंट सबके सामने आ गए, जिसको देखकर तो उसके पुराने मंगेतर भी चौंक गए। 6 एलिमेंट, अब अपने सोल रिंग दिखाओ। फिर राशिद ने अपने सोल रिंग को सामने लाना शुरू कर दिया। हर एलिमेंट पहली रिंग हरे रंग की नजर आई, जो एक अलग ही आभा छोड़ रहा था, जिससे एक बार को तो वो टीचर भी डर गया। क्या पहली सोल रिंग 2000 साल की? राशिद, यह मेरी बस पहली सोल रिंग है, अभी दूसरी भी आने दीजिए। राशिद ने अपनी दूसरी सोल रिंग भी सबके सामने दिखाई। ये भी हरे रंग की थी, मगर इसकी उम्र पहले वाले सोल रिंग से ज्यादा थी। के क्या 4000 साल की दूसरी सोल रिंग? ये लड़का तो एक शैतान है, इतनी बड़ी उम्र की सोल रिंग, शुरू में ही इसका कौशल तो अलग ही लेवल पर है।
तभी पीछे देविका चिल्लाए, बेटा अब तुम्हें अपनी ताकत छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, दिखा दो तुम्हारे पास 8 एलिमेंट है। इतना सुनकर राशिद ने अपनी बाकी के दोनों एलिमेंट भी जागृत की, जिसको देखकर रोशन ही नहीं हेडमास्टर और भैरव भी हैरान थे। उसके पुराने मंगेतर अब सही में पछता रही थी और मौका देख रहे थे कि कैसे राशिद को पा सके। 8 एलिमेंट, वो भी शुरुआती स्टेज पर, और सभी एलिमेंट में एक ही उम्र के सोलरिंग। ये हमारे बैटल स्क्वाड का आखिरी मेंबर है। हेडमास्टर खुशी से उछल पड़े। बाकी के सभी लड़के अब राशिद से दोस्ती बनाने का मौका देख रखे थे, और वही जो राशिद को एक बच्चा समझ रहे थे अब उनके मुंह बंद थे। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 15 चैलेंज एंड न्यू एलिमेंट। राशिद के सभी 8 एलिमेंट को देखकर सभी चौंक गए थे, क्योंकि किसी ने भी किसी में पास शुरुआत में इतने एलिमेंट नहीं देखे थे। बाकी के 2 एलिमेंट हवा में सफेद और बैंगनी रंग की ऊर्जा छोड़ रहे थे, जिससे सभी समझ गए कि यह जहर और आइस एलिमेंट थे। हेडमास्टर, अब तुम अपनी सोल स्पिरिट दिखा सकते हो। राशिद, दिखाओ तुम्हारी सोल स्पिरिट क्या है। इतना सुनकर राशिद ने अपनी सोल स्पिरिट को भी बाहर निकाल लिया और राशिद के पीछे सुनहरी रंग की रोशनी आने लगी। तभी एक नाग राशिद के पीछे आता है और उसके 5 सिर आ जाते हैं। हेडमास्टर, होली गोल्डन स्नैक, तुम रोशन के छोटे भाई हो। राशिद जी, ग्रैंड मास्टर, मैं रोशन भैया का छोटा भाई हूँ, वही सोल स्पिरिट जो मेरे भाई के पास है। आप मुझे नहीं जानते होंगे, क्योंकि मुझे शौर्य कबीले ने उठा लिया था और मुझे अपने कबीले से दूर रखा। हेडमास्टर, राशिद, आज से तुम मेरे शिष्य हो, तो तुम्हें वो सभी सुविधाएं दी जाएगी जो तुम्हारे भाई को मिलती थी। क्योंकि तुम्हारे भाई ने यहाँ टीचर बनकर अपनी जिंदगी जीने का फैसला लिया है, तो मैं भी उम्मीद करूंगा कि तुम भी कामयाब हो। चाहे तुम टीचर न बनो, मगर कहीं तो तुम कुछ करोगे। साथ में तुम्हारे मंगेतरों को भी तुम्हारे साथ सुविधाएं दी जाएगी, जो शायद तुम्हारे पुराने मंगेतर ने नहीं सोचा होगा। इतना सुनकर राशिद के पुराने मंगेतर अपने परिवार के निर्णय से पछता रहे थे। वही दूर खड़ी सलोनी सोच रही थी कि कैसे राशिद को कैसे फंसाए। लेकिन तभी एक लड़के ने आकर हेडमास्टर से कहा, हेडमास्टर, ये सोल रिंग नकली है। भला कोई इंसान शुरू में इतनी साल की सोल रिंग कैसे अब शोषित कर सकता है? मैं इसको चैलेंज करता हूँ। ये लड़का शालोनी का होने वाला मंगेतर चंद्र प्रकाश था, जिसको जब पता चला कि राशिद उसकी होने वाले मंगेतर का पहला मंगेतर था, तो उससे रहा नहीं गया। उधर दूसरी तरफ छोटी ईदा ने चुनौती स्वीकार कर ली और मैदान के बीच में आ गया। चंद्र प्रकाश, तुम अभी भी बता सकते हो कि तुम्हारी सोल रिंग निकली है, तो मैं तुम्हें बिना कुछ किए जाने दूंगा। राशिद, तुम्हें कौन समझाए कि मेरी सोल रिंग नकली नहीं है? इतना बोलकर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और चंद्र प्रकाश के पास 2 पीली और 1 काले रंग की सोल रिंग थी। इसका मतलब था वह रैंक 3 का सोल मास्टर था। उधर राशिद ने भी अपने फायर एलिमेंट को बाहर निकाला और उसके दोनों हरे रंग के सोल रिंग सामने आ गए, जिसको देखकर चंद्र प्रकाश थोड़ा डरा हुआ जरूर था। फिर उसने अपने सोल स्पिरिट से एलिमेंट पावर का इस्तेमाल किया। सोल स्पिरिट वाइल्ड लेपर्ड फ्लैश। फिर चंद्र प्रकाश बहुत तेजी से राशिद के पास घूमने लग गया। दूसरी तरफ राशिद ने भी अपने फायर एलिमेंट का इस्तेमाल किया। सोल स्पिरिट फायर एलिमेंट फ्लेम बर्स्ट। तभी राशिद के सामने एक बड़ा सा आग का गोला, जो साधारण सा ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था। जैसे ही चंद्र प्रकाश सामने आने लगता है, तो राशिद ने उस आगे के गोले को इस पर छोड़ दिया और उस गोले ने चंद्र प्रकाश को पूरा घेर लिया। इसके बाद एक धमाका हुआ, जिससे चंद्र प्रकाश पूरा जल उठा। राशिद की ताकत देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई, उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि फ्लेम बर्स्ट फायर मैनिपुलेशन का बेसिक स्किल थी। तभी चंद्र प्रकाश अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने अब दूसरी स्किल इस्तेमाल करी, सोल स्पिरिट सेकंड स्किल लेपर्ड क्लो। इसके बाद चंद्र प्रकाश की सोल स्पिरिट सीधा राशिद पर हमला करने आई। इस बार राशिद ने फायर एलिमेंट से सीधा आइस एलिमेंट का इस्तेमाल किया। सोल स्पिरिट आइस एलिमेंट आइस ब्लेड। फिर हवा में बर्फ के चाकू दिखने लगे, जो सीधा उस लेपर्ड सोल स्पिरिट पर लगे। लेपर्ड सोल स्पिरिट को नुकसान पहुंचने पर चंद्र प्रकाश के मुंह से खून आने लगा और वही बेहोश हो गया। अब और कोई राशिद से हमला नहीं करना चाहता था। उसके सोल रिंग ने उसको और ताकतवर बना दिया था, जिससे वह अपने से बड़े रैंक 4 के सोल मास्टर को भी टक्कर दे सकता था। रोशन, राशिद, अब तुम तमाशा करना बंद करो और मेरे साथ चलो। मुझे तुम्हें तुम्हारी क्लास दिखानी है और तुम्हारे भाभीियों से भी मिलाना है। राशिद भैया, आप इस एकेडमी में हैं, मुझे लगा कि आप वापस हमसे मिलने नागा आश्रम में आएंगे। रोशन, मैं शौर्य कबीले से बदला लेने गया था और तुम्हें छुड़ाने के लिए, लेकिन जब मुझे पता चला तुम्हें खुद ही उस कबीले से बाहर निकाल दिया गया है, तो मैं वापस एकेडमी आ गया था। राशिद, मैं तुम्हारे क्लास का टीचर भी हूँ, इसलिए मेरी हर बात को सही से सुनना है तुम्हें।
राशिद ठीक है भैया, अब मुझे अपना रूम भी देखना है एकेडमी में और अपना सामान भी। रोशन तुम अब हेडमास्टर के शिष्य हो तो तुम भी मेरे साथ एक ही बिल्डिंग में रहोगे, जहां तुम्हारे मंगेतर भी साथ में जाएंगे। चलो मेरे पीछे आओ, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। राशिद अपने भाई की बात मान गया और उसके पीछे चला गया। राशिद और उसका सामान पहले ही उस बिल्डिंग में रखवा दिया गया था, तो राशिद अपने कमरे में आ गया। यहाँ उसका कमरा अलग था अपने मंगेतर से। राशिद फिर ध्यान में बैठ जाता है और उसको अपने सोल स्पिरिट के साथ एक नया एलिमेंट दिखाई देने लगता है। ड्रैगन, तुमने फिर से एक और एलिमेंट जागृत कर लिया है, ये तुम्हारे लेवल को आगे ले जाने में ज्यादा वक्त लगेगा। राशिद, तो मुझे इसमें भी सोल रिंग अवशोषित करनी पड़ेगी, मगर मुझे जानना होगा कि यह कौन सा एलिमेंट है। ड्रैगन, यह एलिमेंट अभी पूरी तरह से बना नहीं है, तो बोलना मुश्किल है कि यह कौन सा एलिमेंट है। तुम्हें अभी अपना फोकस अपने आगे के लेवल पर करना होगा। राशिद अभी ड्रैगन से बात कर ही रहा था तो उसके कमरे के दरवाजे के बाहर कोई उसे बुला रहा था, तो राशिद अपने ध्यान से बाहर आता है और बाहर देखता है तो उसके सभी मंगेतर बाहर खड़े थे और हमले की पोजीशन में खड़े थे। राशिद थोड़ा आगे देखता है तो उसको 6 लड़कियां खड़ी दिखाई देती है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 16 फैमिली गैदरिंग इन एकेडमी। राशिद जब अपने कमरे से बाहर आया तो वो देखता है कि उसकी सभी मंगेतर हमले की पोजीशन में तैनात खड़ी है। जब राशिद सामने की तरफ देखता है तो उसको 6 लड़कियां दिखाई देती हैं जो सुचित्रा से भी उम्र में बड़ी लग रही थी। राशिद को उनके पास से ताकतवर आभा आ रही थी, हालांकि इससे राशिद को कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके सोल रिंग की ताकत उनके सोल रिंग की ताकत से ज्यादा ही थी। ऊपर से उसके 8 एलिमेंट में एक ही जैसी सोल रिंग थी। लेकिन उसको फिक्र इन सभी लड़कियों की थी, कहीं यह उसके लिए अपनी हड्डियां न तुड़वा दे। राशिद, आप लोग कौन हैं और यहाँ किस काम से आए हुए हैं? राशिद कोशिश कर रहा था मसला आराम से सुलझ जाए, लेकिन उन लड़कियों का ये विचार नहीं था और उन्होंने अपनी सोल रिंग मने उजागर की। 2 पीले रंग की सोल रिंग और 2 काले रंग की। इससे राशिद के मंगेतरों ने भी अपने सोल रिंग उजागर कर दी। सबके पास 2 लाल रंग की सोल रिंग थी। तभी उन लड़कियों से एक बोली, तो तुम सही में कोई साधारण सोल मास्टर नहीं हो, इसलिए तुम लोगों को यहाँ रहने दिया गया है। अभी के अभी इस बिल्डिंग को खाली कर दो, तुम इसके लायक नहीं हो। इतना सुनकर राशिद अब खुद को काबू में नहीं रख सका। उसने अपने 8 एलिमेंट के साथ सोल रिंग भी बाहर उजागर कर दी, जिसको देखकर सभी लड़कियां एक बार को चौंक गई, लेकिन वह अभी भी राशिद से पंगा लेना चाहते थे। तभी राशिद ने अपनी सोल स्पिरिट को भी उजागर कर दिया। 8 एलिमेंट और सभी में कम से कम 2000 साल की सोल रिंग और साथ में एक दिव्य सोल स्पिरिट। आखिर तुम हो कौन? रोशन, ये तुम्हारा होने वाला देवर है और यह सभी उसकी मंगेतर है। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो राशिद को कुछ हो या ना हो, लेकिन तुम लोग जरूर यहाँ खड़े रहने लायक नहीं रहते। रोशन पीछे से आते हुए अपनी मंगेतरों को रोक देता है क्योंकि उसे भी पता है उसके भाई के कौशल। अगर राशिद का बैटल रोशन से हो भी जाता तो वह रोशन को हरा नहीं पाता, लेकिन रोशन बहुत खराब तरीके से घायल हो जाता। उसके सभी सोल रिंग लाल रंग की थी और रोशन अभी रैंक 5 का सोल मास्टर था। रोशन, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मेरा भाई आज ही आया है इस बिल्डिंग में। राशिद, आपके 6 मंगेतर है। रोशन, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। राशिद, मेरे अभी भी और 3 मंगेतर भी है जिनसे मेरी शादी हो चुकी है और वो तीनों इसी अकादमी की टीचर है। एक तुम्हारे क्लास की क्लास टीचर है, इसलिए जरा लकर रहना क्योंकि उसको पता नहीं है कि तुम उसके देवर हो। राशिद अपने मन में ये सोच रहा था कि उसका भाई तो प्लेबॉय है जो 8 बीवियों की तैयारी कर रहा है। इतना सोचकर ही राशिद का सिर चकराने लगता है। रोशन, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। अभी बहुत से प्लेनेट पर इंसान जिंदा जरूर है, लेकिन सिर्फ औरतों के रूप में, और लड़के बहुत कम है, तो इसलिए हम सभी लड़के 5 से ज्यादा करते हैं और मेरी माँ देविका नहीं है। राशिद, तो भैया वो कहाँ है आपकी माँ? रोशन, वह इस दुनिया में नहीं रही। मेरे माँ कबीले के लोगों ने ही मेरे माँ को मार डाला था, लेकिन तुम्हारे माँ ने मुझे अपने बेटे की तरह रखा था, जिसका मैं कभी कर्ज नहीं उतार सकता था। इतना सुनकर पीछे खड़ी देविका रोशन की बात सुन रही थी। तभी उन्होंने एक पुस्तक गलती से नीचे गिरा दी, जिसको सुनकर सभी देविका की तरफ देखने लग गए। रोशन, तो आपने मेरी पूरी बात सुन ली है? देविका, हाँ, और तुम मेरे लिए मेरे बेटे जैसे ही हो, अलग नहीं हो। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। इतना बोलकर सभी एक हॉल में इकट्ठा हुए जहां बस वह बड़ी ही थे और वहां सभी ने खाना खाया। राशिद का परिवार साउथ इंडिया से नाता रखता था, इसलिए उसने नॉनवेज खाना ऑर्डर किया।
ये नॉन वेज खाना कोई साधारण खाना नहीं था, इसमें एक तरह की सोल एनर्जी रहती है जिससे सामने वाले की बॉडी की ताकत बढ़ती है। राशिद ने खाना खत्म किया ही था तभी उसको अपने अंदर ताकत का उछाल महसूस हुआ और वह कुछ सोच पाता तभी उसके अंदर ड्रैगन ने बोला, ड्रैगन तुम ध्यान में बैठ जाओ, अभी इस ताकत का इस्तेमाल अपने लेवल को बढ़ाने में करो। जैसे उस ड्रैगन ने बताया राशिद तुरंत ध्यान में बैठ गया और अपना लेवल बढ़ाने लग गया। तभी उसके लेवल में उछाल आने लग गया। लेवल 21, लेवल 22, लेवल 23, लेवल 24, लेवल 25 बुक माँ, और इसके साथ ही राशिद लेवल 25 में चला गया। राशिद की कल्टीवेशन लेवल ज़्यादा ही तेजी थी, इतने में पहुंचने में बाकियों को आधा साल लग जाता है। रोशन तुम बड़ी जल्दी अपना लेवल बढ़ा रहे हो, मुझे तुमसे जलन होने लगी है, रोशन ने टांग खींचते हुए कहा। राशिद भैया यह मुझे अभी पता चला कि मेरा लेवल दूसरों से जल्दी बढ़ता है। शायद मैं आधे साल में ही रैंक 3 पर पहुंच जाऊं, लेकिन मैं सोल रिंग नहीं ले पाऊंगा यहाँ। रोशन उसके लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सोल रिंग तुम्हें मैं एक ऐसी ले जाऊंगा जैसे तुमने ल्यूटेन बी पर हासिल करी है वैसे ही यहाँ कर सकते हैं। तुम्हारी सोल स्पिरिट म्यूटेंट सोल स्पिरिट है, इसलिए तुम्हारे सोल रिंग की उम्र दूसरों से ज्यादा है। देविका सभी अपना खाना खत्म करो और राशिद कल सुबह अपनी क्लास के लिए देरी मत करना, सुना है तुम्हारी भाभी जो उसके क्लास में देर से आता है तो उसको वह 2-0-0 चक्कर एकेडमी के लगवाती है। जो चीटिंग करने की कोशिश करता है तो उसको दोबारा से शुरू करवाती है। ये सुनकर एक बार को तो राशिद भी सन्न हो गया था। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 17 सोल वेपन। अगली सुबह राशिद जल्दी जाग गया क्योंकि वह अपने टीचर से पनिशमेंट नहीं चाहता था। जैसे उसकी माँ ने बताया जो भी उसे क्लास में लेट आ है तो उसको अकादमी के 200 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आप है मेरे क्लास के स्टूडेंट, मेरा नाम माया है और मेरी क्लास में फालतू की मस्ती नहीं चलेगी, माया बोली। रशीद और उसकी 5 मंगेतर यहाँ आ जाए। आज का बड़ी ही पहली क्लास अभी कॉल स्कूल के जो सामने का रोड है उसे पर 100 चक्कर लगाए और जो भी चीटिंग करेगा तो उसको दोबारा 100 चक्कर लगाने होंगे। ये सुनकर कुछ बच्चे विरोध करने लग गए, तो माया ने बोला कि अगर नहीं करोगे तो क्लास से निकाल दिया जाएगा। इतना सुनकर सभी लोग चले गए 100 चक्कर लगाने। फिर रशीद और उसकी मंगेतर को भी 100 चक्कर लगाने को माया ने बोला। राशि कुछ बोला नहीं, बस सीधा चला गया 100 चक्कर लगाने। 50 चक्कर तो राशिद ने लगा दिए, लेकिन राशिद ने हार नहीं मानी और अभी भी भागे जा रहा था। कुछ लड़के तो आराम से सामने की बेंच पर बैठे हुए थे। उधर जैसे जैसे राशिद भाग रहा था उसको अपने बॉडी में चेंजिंग महसूस हो रही थी। फिर से राशिद ने लेवल पार करना शुरू कर दिया। इस मामले में राशिद की मंगेतर आगे थी, वह पहले ही 100 चक्कर लगाकर अकादमी के सामने खड़ी थी। राशिद ने 99 चक्कर पूरे कर लिए, आखिरी चक्कर में वह गिरने ही वाला था। तभी उसकी मंगेतर प्रिया आकर उसे अपने साथ अकादमी के गेट पर ले जाती है। राशिद के 100 चक्कर पूरे हो गए। थोड़ी देर बाद राशिद ध्यान में बैठ गया और अपना लेवल बढ़ने लग गया। अब रशीद लेवल 27 पर था, जिस से उसकी भाभी माया खुश लग रही थी। तभी माया बोली, राशिद ने अपने 100 चलकर पूरे किए, अब मैं बोलती हूँ किसने किसने 100 चक्कर पूरे नहीं की है। सबसे पहले तुम 20 सामने के बेंच पर बैठे हुए थे, अगर तुमने अभी 1-0-0 चक्कर पूरे नहीं किए तो मुझे तुम्हारा एप्लीकेशन लेटर कैंसिल करना पड़ेगा, माया गुस्से में बोली। उसके बाद सभी की क्लासेस चालू होती है और उन्हें सबसे पहले सोल पावर के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसमें की सोलर पावर कैसे इस्तेमाल कर सकते, कैसे बढ़ा सकते हैं। किसी किसी की सोल पावर शुरुआत में फुल होती है और किसी की आगे चलकर रिसोर्स लेकर अपनी सोल पावर को बढ़ाया जाता है। 1 महीने बाद सभी फर्स्ट ईयर वालों के फ्रेंडली बैटल होने हैं, जिसमें सभी पहले साल के बच्चों के कंपटीशन होंगे। इसमें जो आखिर तक जीतेगा उसको साल खत्म होने के साथ साथ एक सोल वेपन दी जाएगी। सोल वेपन क्या है हम आपको बता देते हैं। सोल वेपन एक तरह का हथियार है जो आपको अलग से कुछ एबिलिटी देती है, जैसे रफ्तार, स्ट्रेंथ, बूस्ट, इल्यूजन, ऐसे बहुत से एबिलिटी आप अपने सोल वेपन से प्राप्त कर सकते हैं। इनको सोल बोन भी बोला जाता है क्योंकि यह उन जानवरों के हड्डियों से निकलता है इसलिए, और यह हर जानवर में नहीं मिलता, केवल जिनकी कल्टीवेशन 10,000 साल से ज्यादा होती है उनमें ही सोल बोन मिलते हैं। अगर आप अपने पूरे बॉडी में सोल वेपन लगाते हैं जो आपको एक सोल वेपन कवच मिल सकता है जो आपकी कल्टीवेशन को बढ़ावा दे सकता है, आपको अचानक होने वाले हमलों से कुछ पल के लिए सुरक्षा दे सकता है। सोल वेपन के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे दाहिनी हाथ की सोल वेपन जो आपके दाहिनी तरफ होती है, बाहिनी हाथ की सोल वेपन
दाहिनी पैर की सॉल वेपन, बाहिनी हाथ की सॉल वेपन, सिर की सॉल वेपन, टॉर्शनल सॉल वेपन जो आपके पीठ से लेकर कमर और सीने तक को ढक कर रखता है। टॉर्सनल सॉल वेपन सबसे बड़ी सॉल वेपन होती है। ऐसे चलते चलते क्लास खत्म हो जाती है और राशिद दोबारा से अपने हॉस्टल चला जाता है। वहां माया पहले से ही राशिद का इंतजार कर रही होती है। माया, रोशन तुम्हारा भाई बहुत प्रतिभाशाली है। समय 100 चक्कर में ही अपने 27 लेवल पूरे कर लिए। रोशन, भले इसकी सॉल स्पिरिट मेरे जैसी है मगर इसकी मॉडिफाइड है। इसकी पहली सॉल रिंग ही 2000 साल की है। बस दिक्कत यह है कि रशीद के हिसाब से सॉल बोन नहीं मिल पा रही है। माया, मुझे लगता है कि इसको ड्रैगन टाइप सॉल बोन चाहिए होगी। हालांकि ड्रैगन टाइप सॉल बीस्ट ट्रैपिस्ट पर मिलेंगे। इसके लिए तुम्हें इसको इस साल के खत्म होने का इंतजार करना होगा, तभी हम इसको ट्रैपिस्ट प्लेनेट पर ले जा सकते हैं। राशिद वहां पहुंचता है और देखता है कि माया वहां पहले ही पहुंच चुकी थी और उसके भाई से बात कर रही थी। माया, आइए देवर जी, आपका ही इंतजार था। हम यहाँ आपके सॉल बोन की बात कर रहे थे। आपको कोई साधारण सॉल बोन नहीं दी जा सकती। इसके लिए हमें दूसरे प्लेनेट पर जाना होगा। मुझे लगता है आपको ड्रैगन से ही सॉल वेपन लेना पड़ेगा। राशिद, भाभी जी, ये दूसरा प्लेनेट कौन सा है? माया, ये ट्रैपिस्ट सौर मंडल है जहां सिर्फ ड्रैगन रहते हैं। इनकी सॉल रिंग की उम्र भी तुम्हारे सॉल रिंग जितनी ही है, इसलिए हमें वहां जाना होगा। इसके लिए तुम्हें फ्रेंडली बैटल में तो मैं फर्स्ट आना होगा। फर्स्ट आने पर तुम्हें दूसरे प्लेनेट जाने का मौका मिलेगा। वहीं से ही तुम्हें अपने हिसाब से सॉल वेपन पा सकते हो और शायद अपनी तीसरी सॉल रिंग भी। तो अपने फ्रेंडली बैटल में जीतने की तैयारी करो। माया रशीद को बताती है कि फ्रेंडली बैटल में 6 लोगों की टीम बनेगी और जो सबसे ज्यादा जीतेगा वही फर्स्ट बनेगा। रशीदा बिना कोई देरी करे चला जाता है अपनी ट्रेनिंग करने। उधर दूसरी तरफ रशीद के पिता के दुश्मन रशीद को ढूंढने के लिए ल्यूटेन बी पर गए थे। उधर रशीद के नाम मिलने पर वह प्लेनेट पृथ्वी पर वापस आ गए और राशिद को ढूंढने लगे। उन्हें पृथ्वी पता चला कि रशीद अकादमी जा चुका था और उसका भाई रोशन उसकी हर हिसाब से मदद कर रहा था। राशिद अभी भी खतरों से घिरा हुआ था। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 18 एकेडमी क्लास बैटल। जब एकेडमी में 1 साल बीत गया, किसी को कुछ पता नहीं चला। सभी टीचर और स्टूडेंट आज का दिन का इंतजार कर रहे थे क्योंकि जो स्टूडेंट नए आए थे उनको खुद को साबित करना होगा कि वह इनर स्टूडेंट एक लिए काबिल है या नहीं। प्रिया, ये राशिद कहाँ रह गया? अगर यह जल्दी नहीं आया तो हम इस क्लास बैटल में हिस्सा नहीं ले सकते। रवीना, उसको अभी तक आ जाना चाहिए था क्योंकि थोड़ी देर में बैटल शुरू हो जाएगा और तब उसको एंट्री भी नहीं मिलेगी बैटलफील्ड में। ऐसे ही महिमा और कल्याणी भी परेशान थी। अगर राशिद नहीं आता तो उनको किसी और को लेकर आना पड़ता अपनी टीम में। तभी दूर से भागते हुए एक लड़का आता है। उसके पीछे फर्स्ट ईयर के बच्चों का झुंड आ रहा था, जिसको देखकर पांचों समझ गए कि क्यों राशिद देर से आया। चूंकि सुचित्रा दूसरे साल में थी इसलिए वह इस बैटल में फाइट नहीं कर सकती, लेकिन अगर उसका सिलेक्शन एकेडमी बैटल स्क्वाड में इनके साथ होता है तो वह हिस्सा ले सकती थी। सुचित्रा ने समय बर्बाद नहीं किया और सीधा राशिद के पीछे उन सभी स्टूडेंट्स को सबक सिखाने के लिए आ गई। साथ में उसके चारों मंगेतर भी सुचित्रा के साथ आ गई। छोटे चित्रा, राशिद की टीम में किसी के लिए जगह नहीं है। हालांकि मैं नहीं खेल सकती, लेकिन ये 4 उसके टीम में है तो तुम्हें अपनी अलग टीम चुनने की जरूरत है। सभी लोग इस बात से नाखुश थे क्योंकि क्लास बैटल में जब तक पहला खिलाड़ी हार नहीं जाता तो तब तक दूसरा नहीं आ सकता था। राशिद पहले से ही ताकतवर था तो उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। वह सभी बस भीतरी स्टूडेंट बनना चाहते थे, इसलिए वह राशिद की मदद से जाना चाहते थे। तभी वहां सभी टीचर मंच पर आ जाते हैं और हेडमास्टर घोषणा करते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं कि हम किस लिए यहाँ जमा हुए हैं। ये क्लास बैटल हर साल किया जाता है ताकि हम कुछ स्टूडेंट भीतरी स्टूडेंट के लिए छोटे हो न सके, लेकिन आपका काम सिर्फ भीतरी स्टूडेंट बनने से नहीं होगा। ये बैटल सिर्फ पहली साल में होता है। दूसरे साल में हमारे हिसाब से अच्छे स्टूडेंट चुन लिए जाते हैं जो आगे चलकर बैटल स्क्वाड के 10 स्टूडेंट बनते हैं। थोड़ी देर शांति के बाद हेडमास्टर फिर से बोले, ये बैटल इस प्रकार होती है, सबसे पहले क्लास लेवल पर, उसके बाद एकेडमी लेवल पर, फिर इसके बाद एकेडमी लेवल पर, फिर कंट्री लेवल पर। जीतना आगे आप जीतते जाएंगे उतने ही आपको अपने कल्टीवेशन के लिए सामान मिलता है और यह हर साल होता है। फिर इसके बाद क्लासेस नहीं होती, आपको अपना सारा ध्यान अपने लेवल पर करना होता है ताकि आप अपने हिसाब से एक महान सॉल मास्टर बन सके।
तो अब ये कंपटीशन शुरू किया जाता है। उम्मीद करता हूँ सबने अपने टीम का नाम सोच लिया होगा। इतना बोलकर हेडमास्टर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उनका सारा ध्यान सिर्फ राशिद पर था। वह देखना चाहते थे कि यह लड़का अभी किस लेवल तक पहुंचा है। उधर राशिद ने अपने टीम का नाम डेविल स्क्वाड रखा था। उसकी टीम ग्रुप बी में थी। अगर पहले साल के बच्चों की संख्या देखी जाए तो कुल 200 बच्चे थे, उनमें से सिर्फ 100 ने भाग लिया था। हर ग्रुप 5 लोगों का था, तो उस हिसाब से कुल 20 ग्रुप थे। तो कुल 5 टीम की हर ग्रुप थी। जो टीम सबसे ज्यादा मैच जीतेगा वही आगे सेमीफाइनल खेलेगी। रोजाना के हिसाब से हर ग्रुप के मैच होंगे। हर ग्रुप में सभी टीम के 4 मैच अपने विरोधी से होंगे। सभी टीम का अपने विरोधी से सिर्फ एक बार मुकाबला होगा और 4 बार बैटल होंगे। आज ग्रुप ए के बैटल होने थे, तो राशिद की टीम आज बस गेम देखने के लिए आई थी। सभी बैठकर मैच देख रहे थे, तभी राशिद को ग्राउंड में एक लड़का जाना पहचाना दिखाई दिया। राशिद, राहुल शौर्य, यह अभी भी जिंदा है? मुझे लगा था यह मर चुका है। तभी पीछे से प्रिया बोली, प्रिया, ये राहुल नहीं बल्कि आज जुड़वा भाई रोमिल है। इससे तुम बचकर रहना, ये तुमसे बदला जरूर लेगा और मुझसे भी। राशिद समझ चुका था उसके ऊपर खतरा अभी कम नहीं था। तभी ग्राउंड के पास अनाउंसर बोलता है, सभी अपना नाम और अपनी सोल स्पिरिट का टाइप बोलेंगे। राशिद को अब समझ आया कि क्यों उससे एक फॉर्म भरवाया गया था जिसमें उसके सोल स्पिरिट का टाइप बताना है। जाहिर है राशिद सभी एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता था, तो उसकी सोल स्पिरिट कंट्रोल टाइप थी। तभी दोनों के तरफ के लोग अपने सोल स्पिरिट बताते हैं। रोमेल की सोल स्पिरिट अटैक टाइप थंडरबर्ड, विपिन की सोल स्पिरिट डिफेंस टाइप बियर, भूपेंद्र की सोल स्पिरिट कंट्रोल टाइप वाइन। ऐसे करते हुए सबने अपने सोल स्पिरिट बताए। जैसा सभी को लग रहा था रोमेल की टीम ज्यादा मजबूत थी, लेकिन तब भी वह हार गए। दूसरा बैटल भी रोमेल की टीम हार गई। बैटल होते गए और ग्रुप ए से टीम वॉल्स सेमीफाइनल पहुंच जाती हैं। अनाउंसर, आज ग्रुप ए के मैच खत्म हो चुके हैं, तो कल ग्रुप बी के मैच होंगे। कृपया ग्रुप बी के सभी टीम के लोग मौजूद हो, नहीं तो उस टीम को इस कंपटीशन से बिन बताए बाहर कर दिया जाएगा। इतना बोलकर अनाउंसर चला जाता है और धीरे धीरे ग्राउंड खाली होने लगता है। जिस टीम ने सबसे पहले सेमीफाइनल में जगह बनाई, उनको उसी वक्त अंदरूनी स्टूडेंट बना दिया गया था। अब वह अपनी तीसरी सोल रिंग के लिए एकेडमी द्वारा बाहर अपने हिसाब से सोल रिंग ले सकते हैं। राशिद अपने कमरे में सोच रहा था कि कैसी टीम उसको मिलेगी अपने अगले मैच में। पूरी रात यही सोचते हुए राशिद की आंख कब लगी यह उसको खुद नहीं पता चला। वह गहरी नींद में सो रहा था। वहीं दूसरी तरफ अकादमी में एक कमरे में 20 लोग एक साथ बात कर रहे थे कि कैसे वह टीम डेविल को हराए। तुम लोगों को कुछ भी हो जाए, टीम डेविल को सेमीफाइनल में नहीं जाने देना है, नहीं तो तुम्हें जो भी रिसोर्स मिल रहे थे सभी बंद कर दिए जाएंगे। ये बोलने वाला और कोई नहीं बल्कि टीम वॉल्व्स का लीडर सचिन था। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 19 बैटल्स ऑफ रशीद। हम तुम्हारे कोई गुलाम है क्या जो हमेशा तुम्हारी बातें सुनते रहे? एक लड़का उनमें से बोला। सचिन, जरा इनकी गर्लफ्रेंड लेकर आओ। इतना बोलकर सभी काले कपड़े में लोगों ने अपने आसपास आशा के पर्दे हटाए तो देखते हैं उनके गर्लफ्रेंड उन लोगों ने बांध कर रखे हुए थे और सामने भूखे शेर थे, जिन्हें देखकर वह सभी मान जाते हैं और बोलते हैं, हम तैयार हैं, मगर इनको कुछ मत करना। सभी लड़कों ने डर कर बोला, सचिन, तुम्हें सिर्फ उस राशिद को हराना है। बाकी तो लड़कियां हैं, उन्हें तुम अपने हिसाब से देख लेना। वह राशिद जितनी ताकतवर नहीं होंगी। इतना बोलकर सचिन दोबारा उन काले कपड़े के लोगों को इशारा देता और वह सब बड़ी ही उन लोगों के चेहरे काले कपड़े से ढक देते हैं। उनको बेहोश करके उनके हॉस्टल में छोड़ दिए जाते हैं। अगले दिन राशिद बिना कोई देरी किए सीधा ग्राउंड पर चला जाता है। सबसे पहले उसके टीम के मैच थे। राशिद बिना कोई देरी करे ग्राउंड में चला जाता है और अपनी सोल स्पिरिट को अपनी टीम के साथ दिखाता है। उसके बाद सोलरिन को उसके सोलरिन कुछ ज्यादा ही ऊपर के लेवल की थी, जिसको देखकर तो जो रशीद को हराने आए थे वो लोग हैरान थे। अनाउंसर, अब आप लोग अपना बैटल शुरू कर सकते हैं। अनाउंसर के बोलने के बाद प्रिया और रवीना अपनी सोल स्पिरिट के साथ सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके राइवल का लक्ष्य राशिद था। राशिद समझ चुका था कि वह पहले उसको हराना चाहते थे, फिर उनके लिए उसके बाकी टीम को हराना आसान था। तब राशिद ने भी सोचा इनकी यह भूल दूर कर देने की। फिर राशिद ने अपने वाटर एलिमेंट को सामने लाया, सोल स्पिरिट वाटर एलिमेंट वाटर शील्ड। उसके बाद राशिद के चारों तरफ एक पानी की दीवार बन गई, जिसने विरोधी के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। उसके बाद राशिद ने जल्दी से लाइटनिंग एलिमेंट को सामने लाकर हमला कर दिया, सोल स्पिरिट लाइटनिंग एलिमेंट थंडर बर्स्ट।
इसके बाद एक बिजली का गोला सामने आया जो सीधा ही फट जाता है और उसमें से सभी बिजली विरोधी के शरीर पर गिरी जिससे सभी जमीन पर गिर जाते हैं। सभी स्टूडेंट पैरालाइज हो चुके थे। अनाउंसर राशिद ने अपने बिजली की ताकत से अपने राइवल को हराया। ये जीत मैच टीम डेविल जीत चुकी है। क्या आप अभी भी अपने और मैच खेलना चाहते हैं? राशिद ने कहा कि वो अभी भी मैच चालू रखना चाहता है। अब आई थी टीम रेव। ना, टीम रेवन भी कुछ ज्यादा खास नहीं थी। इस मैच में राशिद ने कुछ ज्यादा नहीं किया। प्रिया और रवीना दोनों ने पूरे मैच को अकेले संभाल लिया। प्रिया ने अपनी सॉल रिंग बाहर निकाल दी जो हर 5 एलिमेंट में 2 ल रंग की सॉल रिंग थी, जिसको देखकर भी टीम रेवन हार नहीं मानती और इस मैच में महिमा को सामने आना पड़ता है। महिमा की सॉल स्पिरिट एक टूल टाइप सॉल स्पिरिट थी, सॉल स्पिरिट वायलेंट स्वॉर्ड। महिमा ने अपने ल स्पिरिट की स्किल इस्तेमाल कर दी, सॉल स्पिरिट स्वॉर्ड स्लैश। उसके बाद एक बड़ी सी तलवार हवा में आती है जो अपनी आभा बहुत ही खतरनाक तरीके से फैलाती है। उसके बाद तलवार धीरे धीरे नीचे आती है जो भी उस तलवार को रोकने की कोशिश करता है। सभी उसके नीचे दबते जा रहे थे। तभी एक आदमी उस तलवार के सामने आकर महिमा की तलवार को गायब कर देता है। वह उस एकेडमी का टीचर था। उस टीचर का नाम था भावेश। भावेश टीम रेवन आप हार मानते हैं। भावेश की बात सुनकर टीम रेवन हार मान लेती है और तभी अनाउंसर बोलता है। अनाउंसर टीम डेविल ने अपना दूसरा मैच भी जीत लिया है। अब टीम डेविल सेमीफाइनल की ओर बढ़ रही है। तीसरी टीम आती है जिसमें राशिद की एक्स मंगेतर सलोनी और भानुप्रिया थी। भानुप्रिया भी कुछ कम खूबसूरत नहीं थी, अगर उसको राशिद के मंगेतर के साथ रखा जाए तो भी नहीं। भानुप्रिया राशिद के लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती थी। उसके दिल में अभी भी राशिद के लिए कुछ फीलिंग्स थी। भानुप्रिया भी राशिद के साथ बचपन से बड़ी हुई है और उसको राशिद के पसंद नापसंद के बारे में पता था। भानुप्रिया, राशिद मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे बिना कुछ बताए रिश्ता तोड़ दिया था, मगर मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए जगह है। मैं आखिर तक किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। इतना बोलकर भानुप्रिया स्टेज से चली जाती है जिससे उस टीम में 4 लोग रह जाते हैं। अब राशिद अपना समय बर्बाद नहीं करता और अपने सॉल स्पिरिट के फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करता है। सॉल स्पिरिट फायर एलिमेंट मीटियोर शावर। उसके बाद आसमान से उल्काओं की बौछार होती है जो राशिद के विरोधियों को कोई मौका नहीं देती हैं। टीम डेविल ने अपनी तीसरा मैच भी जीत लिया था। आखिरी मैच राशिद का कुछ किए बिना ही जीत लिया गया और राशिद की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो गई। दूसरी टीम के लिए अब इस ग्रुप में मैच जारी रखना सिर्फ समय की बर्बादी थी। अगर बात की जाए बाकी के 2 ग्रुप की तो ग्रुप सी से टीम हॉक और ग्रुप डी से टीम वेस्टा क्वालिफाई करती है। अनाउंसर, हमें अपने सेमीफाइनल की टीम मिल चुकी है। सेमीफाइनल के मैच एक दिन के आराम के बाद दोबारा होंगे। जो भी फाइनल में जीतेगा उसको साल खत्म होने से लेवल 30 पार करना होगा, तभी उनको तीसरी सॉल रिंग के लिए एकेडमी से मदद मिलेगी और पहली सॉल वेपन भी इस सॉल रिंग के साथ लेने मदद की जाएगी। इसके बाद सभी बैटल ग्राउंड खाली कर देते हैं क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी थी तो सभी स्टूडेंट अपने हॉस्टल वापस जा चुके थे। वहां राशिद अभी भी जागा हुआ था। उसने खुद को दोबारा से अपने सॉल सी में पहुंचा दिया। उधर राशिद देखता है कि उसकी सॉल स्पिरिट का 9वां एलिमेंट अब पूरी तरह बन चुका था। यह एलिमेंट पूरी तरह से डार्क एलिमेंट बन चुका था। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 20 सेमीफाइनल एंड फाइनल। 2 दिन बाद सभी बैटल ग्राउंड में जमा हो चुके थे। इस बार ग्राउंड में ग्रुप स्टेज से भी ज्यादा भीड़ थी। सेमीफाइनल और फाइनल के बैटल आज एक ही ग्राउंड में होने थे, इसलिए भीड़ ज्यादा थी। स्टूडेंट टीचर के आने से पहले ही ग्राउंड में भर चुके थे, यहां तक कि टीचरों को भी बैठने की जगह नहीं मिल पा रही थी। तभी अनाउंसर सभी के सामने बोलता है। अनाउंसर, जैसे आप सभी को पता है आज सभी पहले साल के अकादमी बैटल खत्म हो रहे हैं और आज आखिरी 3 बैटल होने हैं, तो आज की बैटल किस टीम के साथ होगी आज आपको बताते हैं। सेमीफाइनल एक टीम वॉल्वस ब नाम टीम डेविल, सेमीफाइनल 2 टीम हॉक बनाम टीम वेस्टा। ये होगी अपनी सेमीफाइनल की बैटल। तभी भावेश बोलता है, सभी टीम अब ग्राउंड के पास आ जाए। भावेश के बोलते ही सभी 4 टीम सामने आती है। राशिद आज जल्दी आ चुका था, वह अब लेवल 30 को पार करने के करीब था। दूसरी तरफ टीम वॉल्स से सचिन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वह अपने टीम के लोगों से बोला, सचिन, हमें सबसे पहले इन लड़कियों को अपने रास्ते से हटाना होगा और इस राशिद को तब तक मारना होगा जब तक कि खुद से हार नहीं मानता। और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए शुरू में कि हम लेवल 30 पार कर चुके हैं, नहीं तो हम यह मौका अपने हाथ से खो देंगे दूसरे प्लेनेट जाने का। सब बड़ी ई ने हामी में सिर हिलाया और चुपचाप ग्राउंड के पास खड़े हो गए।
भावेश सेमीफाइनल 1 को शुरू किया जाए और दोनों टीम बैटल के लिए ग्राउंड पर आ जाए। इस सूचना के बाद टीम डेविल और टीम वॉल्स ग्राउंड पर आ जाते हैं। दोनों तरफ सभी ने अपने सोल स्पिरिट दिखाने शुरू कर दिए। इस मैच में कल्याणी ने अपनी सोल स्पिरिट पहली बार दिखाई थी। कल्याणी की सोल स्पिरिट एक हिम फिनिक्स थी। हिम फिनिक्स एक पूरी आइस एलिमेंट वाली सोल स्पिरिट थी जो कुछ ही पल में आसपास के माहौल को अपने काबू में कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ अगर टीम वॉल्स की बात की जाए तो उसमें एक डेविल वुल्फ, एक गोल्डन बॉम्ब लीव्स, टर्टल, ग्रीन वाइन्स ऐसे तरह के सोल स्पिरिट थे। टीम वॉल्व्स पास 2 डिफेंसिव सोल स्पिरिट थी जबकि राशिद ही अपने कंट्रोल टाइप से डिफेंस बना सकता था। इस बार टीम डेविल मुश्किल में थी। अनाउंसर, अब बैटल शुरू की जाए। अब इस सेमीफाइनल में कोई नियम नहीं होंगे, बस किसी को जान से नहीं मारना है, नहीं तो उसको सजा के तौर पर उसकी सोल स्पिरिट को बर्बाद कर दी जाएगी। इतना सुनकर दोनों तरफ के लोगों ने हाँ में सिर हिलाया और अपने बैटल के लिए तैयार हो गए। राशिद अपना हमला करने ही वाला था लेकिन टीम वॉल्स ने उससे लड़ने के बजाय उसके मंगेतरों पर हमला कर दिया। उसके मंगेतर भी हार नहीं मान रहे थे, वह भी अच्छा जवाब दे रहे थे। राशिद उन लोगों के पास आ रहा था तभी उसको लंबी बेलों ने जकड़ लिया और राशिद उनसे छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद ये बेलें उसको थोड़ी देर के लिए पैरालिसिस करने के लिए जहरीली थी। राशिद की पूरी बॉडी शांत पड़ गई थी। राशिद ने कभी भी जहर एलिमेंट का इस्तेमाल करने का नहीं सोचा था, शायद इसलिए ही राशिद आज ऐसी हालत में था। उधर दूसरी तरफ सचिन अपनी सोल स्पिरिट बॉम्ब लीफ से लगातार सभी पर हमले कर रहा था। सचिन की सोल स्पिरिट के इस्तेमाल की सीमा भी राशिद जैसी असीमित थी। लगातार पत्तियों के ब्लास्ट से प्रिया और कल्याणी को कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। दूसरी तरफ रवीना और महिमा पहले ही बाहर हो चुकी थी। कल्याणी भी ग्राउंड से बाहर चली जाती है और राशिद की ओर देखती है। थोड़ी देर बाद प्रिया भी बाहर हो जाती है। प्रिया, मुझे माफ करना राशिद, मैं तुम्हारे साथ शायद आगे न बढ़ पाऊं। कल्याणी, राशिद इतना बोलकर दोनों वही बेहोश हो जाती हैं। सचिन, राशिद अब तुम क्या करोगे? हार मान लो, तुम ये बैटल नहीं जीत सकते हो। अगर तुम हार नहीं मानते तो हमें अपने तरीके से हार मनवाते हैं। राशिद, तुमने ये सही नहीं किया। सचिन, मैं तुम्हें अपना राइवल समझता था लेकिन तुम तो दुश्मन निकले। सचिन, लगता है तुम सीधे तरीके से हार नहीं मानोगे तो ठीक है, तुम्हें हम अच्छे से टॉर्चर करेंगे। इतना बोलकर सचिन ने अपने सोल स्पिरिट से राशिद के कमजोर बिंदु पर हमले करने लगता है। वुल्फ सोल स्पिरिट वाले लड़के ने वुल्फ क्लो से राशिद को चोट पहुंचा रहा था। पांचों ने राशिद की हालत खराब कर दी। दूसरी तरफ राशिद मजबूर था। तभी उसके मन में वही ड्रैगन बोलता है, ड्रैगन, राशिद अब वक्त आ गया है अपने सोल स्पिरिट को अवॉल्व करने का। आज से तुम अपनी यात्रा मुझे छोड़कर करना होगा। बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, इनके हमलों को सोख लो और अपने लेवल को बढ़ावा दो। लेवल 30 के होते ही तुम्हारी सोल स्पिरिट अवॉल्व हो जाएगी। जैसा उस ड्रैगन ने बोला था राशिद वैसे ही करता है। वह उनके हमलों को सोख रहा था। यह उसके दुश्मन सचिन को पता नहीं था कि राशिद क्या कर रहा है। सचिन क्या लड़का है, यह हार क्यों नहीं मान रहा है? ऐसा होता रहा तो यह मर जाएगा। रोशन, राशिद मेरे भाई, हार मान लो, जीतने से ज्यादा तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। राशिद भैया, मैं हार नहीं मान सकता, मैं पीछे नहीं रहना चाहता। आखिरी हमले के बाद राशिद बेहोश हो जाता है और उन्हीं बेलों के बीच में बिना कोई हरकत के शांत हो जाता है। दूसरी तरफ अनाउंसर ऐलान करने जा ही रहा था तभी राशिद के पास से सुनहरी आभा निकलती है जो सीधा आसमान की तरफ जाती है। तभी पीछे से एक आदमी चिल्लाता है, राशिद अभी हारा नहीं है, इसकी सोल स्पिरिट इवॉल्व हो रही है, यह अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, इतना कि पहले साल के किसी भी स्टूडेंट के पास इसको हराने की ताकत नहीं होगी। तभी राशिद की सोल स्पिरिट गोल्डन स्नैक हवा में उड़ते हुए आसमान में चली जाती है और थोड़ी देर के बाद एक खतरनाक गुर्राहट आसमान से सुनाई देती है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे पॉकेट नॉवल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बने।